कई बार रॉ फुटेजेस देखते हो, फिर फील करते हो कि इस वेडिंग से क्या फील आ रहा है, उसके हिसाब से आप म्यूजिक सेलेक्ट करते हो, साउंड डिजाइन करते हो। अपने आप को लगना चाहिए ना कि मेरा ये वीडियो पिछले वाले वीडियो से अच्छा बेटर है। हुआ। हाँ। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। यूट्यूब से अर्निंग होती है कि नहीं होती है, कि किस लेवल पे आके होती है? आप बनारस के हैं तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट लोकेशन होगा? सारनाथ में क्या है, देर आर डिफरेंट लोकेशंस जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। उसके मतलब जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़ है, उसका जुगाड़ लगा लेते हैं। सो लेट्स वेलकम विशाल टू आवर स्टूडियो। वेलकम विशाल, हाँ भैया, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, कैसे चल रहा है लाइफ? एकदम बढ़िया, मस्त। तो अब चिल। हमें बताओ कि तुमने अपने इस जर्नी की शुरुआत की कैसे और तुम करते क्या हो? अभी के लिए तो जो मेरा फोकस है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं बनूँ जो, वो ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए मैं साथ में फ्रीलांसिंग करता हूँ, जिसमें एडिटिंग आ जाती है, या फिर मैं सिनेमेटोग्राफी वेडिंग वगैरह में हो गया, वो कर रहा हूँ। तो इसके बारे में तुम्हें किसने बताया? तुमने कहीं पढ़ाई करी, तुमने अपने शौक से सीखा, तुमने यूट्यूब से सीखा? स्टार्टिंग में क्या था कि मेरे को यूट्यूब का वो करना था, तो बस मेरे को इतना पता था, फ़ोन रखना है, कैमरा ऑन करना है, अपने आप को रिकॉर्ड करना है। मतलब मेरे को सिनेमेटोग्राफी वगैरह का कुछ नहीं पता था, रोल ऑफ थर्ड या फिर बहुत सारे मतलब जितने भी हम फ्रेमिंग करते हैं उसका कोई आइडिया नहीं था। बस मेरे को ये था कि कैमरा ऑन करना है और वीडियो शूट करना है, अपना शूट करना है। बेसिकली कुछ मेरे को यूट्यूब पे कंटेंट बनाना था, तो ठीक है। मेरे को उसमें फेस दिखाना था, तो वो शूट करने फ़ोन से ही शुरू किया। उसके बाद धीरे 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 इंटरेस्ट बढ़ता गया, चीज़ें नई नई चीज़ें बनती ऐड गई। ऑन होती गई, और फिर वैसे ही फिर मतलब चलता गया। हम लोग बार बात कर रहे थे कि तुम यू हैव वर्कड इन अ कॉल सेंटर, करेक्ट? तो अब ये हमको बताओ कि ये कॉल सेंटर से अचानक से कहाँ से ये लाइफ में एडिटिंग आ गई, कहाँ से सिनेमेटोग्राफी आ गई? एक्चुअली क्या था तुम्हें ना, इंटरेस्ट था शुरू से? हाँ, इंटरेस्ट इधर था। कॉल सेंटर को हम एक्सीडेंट बोल सकते हैं कि वो एक्सीडेंटल है। बेसिकली क्या था, मेरे को पैसे की नीड थी, तो इसके लिए मैं कॉल सेंटर में गया कि कुछ अर्निंग हो जाएगी। लेकिन वो बात जमी नहीं, मतलब जैसा हमको चाहिए था ना, एक होता है ना कि हम लोग का लाइफ स्टाइल जैसा बन गया होता है, उसमें कोई 9 to 5 बोल दे तो ठीक वो है। थोड़ा खटकने लगता है, तो वो चीज़ जमी नहीं। तो फिर मैं एडिटिंग करना शुरू कर दिया दूसरों के लिए। पहले मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को एडिट करना है, पहले मेरे को ये था कि बस मेरे को अपना शूट करना है। लेकिन फिर मैं दूसरों के लिए एडिट करना शुरू किया, जिससे मेरा अर्निंग हो जाता था। और आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो अगर जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे ना, आप पीछे होते चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। समझ गया। तो मेरा ये था कि अर्न करूँगा, उस पर इन्वेस्ट करूँगा, और फिर अपने क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस मेरा रहता है। मेरा अब भी यही है ना कि भले ही महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक वीडियो कम आए। करो बट बेस्ट करो। हाँ, जो भी है अपने आप को लगना चाहिए ना कि मेरा ये वीडियो पिछले वाले वीडियो से अच्छा बेटर है। हुआ। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा उसी के लिए फिर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं एडिट करने शुरू कर दिया। तो पहले स्टार्टिंग में क्या था कि जैसे एडिटिंग में काम मिलते थे तो रील गया, या फिर किसी का कुछ बर्थडे वगैरह का थोड़ा बहुत बनाना हुआ, वो मिल गया। उसके बाद मैंने यूट्यूबरों को टारगेट करना शुरू कर दिया कि यूट्यूबर्स के वीडियोस एडिट करने हैं। तो वो तुम किसी और के लिए भी एडिट करते थे? हाँ, किसी ठीक है। और यूट्यूबर के लिए एडिट करना शुरू किया। तो उसमें क्या था कि मैं बाहर के जो फॉरेन कंट्री के यूट्यूबर्स थे, छोटे नंबर ही थे, लेकिन उनको टारगेट करता था, क्योंकि एक वीडियो का वो $20 $30 ऐसे दे देते थे। और उसमें क्या, अब इंडिया के जो कम नंबर वाले होंगे वो इतने पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि यूट्यूब अर्निंग जो इंडिया की अर्निंग है बहुत कम है अगर कंपेयर करें यूएसए से। तो यूट्यूब से अर्निंग होती है कि नहीं होती है, कि किस लेवल पे आके होती है? यूट्यूब से अर्निंग होती है, अच्छी अर्निंग होती है, लेकिन वो सब डिपेंड कर देता है कि अर्निंग कैसे रही है। क्योंकि यूट्यूब से अर्निंग का एक ही सोर्स नहीं होता है। एक तो एड रेवेन्यू, सबको पता है, वही सोर्स नहीं एड होता रेवेन्यू मतलब जो हम और आप वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, हाँ, उसके तो शुरुआत में ऐड आते हैं, ऐड आते हैं तो जिसको आप जनरली स्किप ऐड कर देते हैं। हाँ, तो उसका जो एड रेवेन्यू होता है वो यूट्यूब का सबसे कम अमाउंट होता है। जैसे अच्छा, जो सबसे अंडरस्टूड, ठीक है। कम अमाउंट है वो चीज़ है कि एड रेवेन्यू से है। उसके बाद आ जाते हैं स्पॉन्सर, उसके बाद आ जाते हैं कि कई कई वीडियोस में जो आप देखते होंगे जो टी शर्ट्स पहने होते हैं, उसके भी पैसे वो चार्ज कर रहे होते ओके, हैं। सामने अंडरस्टूड। ये फ्लावर है, अगर ये किसी ब्रांड का होता है तो उसके भी पैसे चार्ज हो रहे होते हैं। हमें पैसे नहीं मिले बाय द वे गाइस, सॉरी। हाँ। तो पॉइंट ये है कि यूट्यूब अर्निंग का जो एड रेवेन्यू है वो तो एक बस छलावा है, कह सकते हैं ऐसा, कि उसके लिए लोग जाते हैं, लेकिन वो मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है उसके बाद आपकी फेस वैल्यू कितना है। इसीलिए मैं शुरू से ही फोकस करता हूँ कि आप क्वालिटी पे फोकस करो, क्योंकि एड रेवेन्यू से आप कुछ भी वीडियो डाल के वो सकते हो, लेकिन ब्रांड बिना क्वालिटी के नहीं आएगी। आप कुछ भी वीडियो डाल रहे हो, जैसे मैं करेक्ट। बहुत से क्रिंज कंटेंट देखता हूँ जिसमें मिलियंस मिलियंस व्यूज़ होते हैं, लेकिन उनका इनकम हो सकता है एड रेवेन्यू से हो रहा है, लेकिन उन पे कोई ब्रांड नहीं आ जाएगा कि लो आप हमारे समझ साथ गया। कोलैब करो। तो वो जो अर्निंग है वो काफ़ी लिमिटेड है, और आप कितना भी क्रिंज बना लो। आपने देखा होगा कच्चा बादाम आया गया,
ऐसे ही बहुत सारे आए ट्रेंड्स। दो जो भी थे, मतलब ट्रेंड्स आए गए, उसके बाद लोग भूलते गए। एक जिसको हिमेश रेशमिया ने लॉन्च किया था, कोई सिंगर थी जो कि मतलब रोड पे भीख उख मांगती थी, उनको सिंगर बनाए थे, वो भी हाँ काफ़ी करेक्ट। बहुत हो गई थी और चली गई। फिर एक बाबा का ढाबा, वो भी आया चला गया। मतलब क्रिंज टाइप का आप बना के आओगे चले जाओगे, उसको मतलब मतलब यूट्यूब पे अगर आपको लॉन्ग सस्टेन करना है तो आपको हाँ कंटेंट में दम होना दम चाहिए। होना चाहिए। और कंटेंट में दम का मतलब ऐसा ही नहीं होता ना कि आप चीज़ें एक्सपेंसिव खरीदना शुरू कर दो। वो आता है कि आप करना क्या चाहते हो। लेट्स से कि आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज दे रहे हो, करेक्ट। तो आपके पास बेसिक सा कोई कैमरा है, स्मार्टफोन ही है, लेकिन आपको बोलने का तरीका आप बढ़ा रहे हो। ऑडियो पे मेरा मानना है कि ऑडियो पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑडियो अच्छा है तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो थोड़ा सा लो क्वालिटी का भी हुआ तो। लेकिन लेकिन ऑडियो, ऑडियो अगर गंदा हुआ तो लोग मतलब सिर दर्द हो जाता है उसको करेक्ट, पूरा वीडियो देखना। सो दैट इज व्हाई कहते हैं ऑडियो इज द किंग। हाँ ऑडियो किंग है, तो ऑडियो पे फोकस करो। और बाकी आपके कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब हम लोग का कंटेंट है, तो उसमें मैं अभी ट्रैवल में हूँ, तो मेरा क्या होता है, मेरे को सब अपग्रेड करना होता है, मतलब वो एक्सपेंसिव होते जाता है तो क्योंकि एक ट्रैवल टूर पे तुम कितना किट लेके जाते हो अपनी? पहले बात तो तुम कौन से कैमरे से शूट करते हो ये बताओ। FX30 मेरा जो मेन कैमरा है, ठीक है। FX30 कैमरा यूज करता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक लेंस है 18-50। ये लेंस है कि अगर आपके पास कोई और लेंस नहीं है, एक ही लेंस है बस, तो आप ये लेंस ले काम हो सकते हो। जाएगा इससे। काफ़ी छोटा है, लाइट वेट है, f2.8 है, जिससे अपर्चर भी आपको 18 भी मिल जाता है वाइड पे और भी। ये किस रेंज में आते हैं कैमरा विद एक बेसिक लेंस, किस रेंज के आते हैं ये दोनों चीज? 40 से 50 हज़ार की रेंज में आपको लेंस आ लेंस जाएगा, आ जाएगा। और कैमरा आपको 1.5 लाख से तो 2 लाख ये के बीच में। मैंने सुना है कि एफ एक्स सीरीज बहुत महंगी होती है, तो ये एफ एक्स 30 और एफ एक्स 3 में डिफरेंस क्या है? मतलब मैं अगर अपग्रेड करना चाहूँ तो एफ एक्स 3 लूंगा या एफ एक्स 30 लूंगा, या एग्जाम्पल कोई भी आदमी अपग्रेड करना चाहे अपना कैमरा जो कि इस लाइन में है, वो कौन सा कैमरा लेना चाहेगा? FX3 अगर आप FX30 से नीचे के कोई कैमरा यूज कर रहे हो, जैसे आपको 10 बिट के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि डायनेमिक रेंज क्या होता है, तो FX30 से स्टार्ट करें। फिर FX3 लेने का आपका कोई मतलब नहीं नीड रहेगा, नहीं है, क्योंकि आप उसको फीचर्स यूज ही यूज नहीं ही कर नहीं कर रहे पाओगे। उसके हाँ आप। आपको उसका मतलब ही नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि FX3 या A7S3 यूज कर रहे हैं और उसको लेके जाके वो यूज ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वो उसको 1080 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअल फैक्ट है कि अब जैसे हम लोग फोटोग्राफर्स में, हम लोग के में फोटोज के दो ऑप्शन आते हैं, रॉ और एक जेपेग। ऐसे ही वीडियो में रॉ फाइल्स जो बनती हैं वो हैवी फाइल्स बनती हैं, जिन्हें कहते हैं 10 बिट फाइल्स, या उसके ऊपर 12 बिट फाइल्स होती हैं। और सबसे जो लो रेंज की होती है वो 8 बिट होती है। तो जनरली हम लोग को जब बहुत अच्छा प्रोफेशनल काम करना होता है, जिसमें हमको 3 मल्टीपल कैमरास लगाने हैं, कलर टोन सेम देनी है और अच्छे कलर ग्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग 10 बिट रिकॉर्ड करते हैं। बट 10 बिट मीन्स डबल द स्पेस ऑफ द मेमोरी कार्ड। ऑल्सो इट विल suck up your battery of your cameras. उसके बाद एडिट करने के लिए जो मशीन लगेगा वो भी काफ़ी पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि Okay. उसको एडिट करना भी काफ़ी वो हो जाता है। बट अगर आप जैसे रन एंड गन काम कर रहे हैं, तुरंत शूट करके दे रहे हैं, तो आपको इन सब कैमरे की नीड मतलब ही नहीं अगर है। अगर आप रील्स शूट कर रहे हो तो हाँ रील्स की, अगर आप स्पेसिफिकली रील्स के लिए शूट कर रहे हो तो यू हाँ डोंट नीड टू डू 10 बिट, जरूरी रील्स में नहीं भी है। डिपेंड करता है ना कि आपका टारगेट क्या है। अगर आपको फिल्म मेकिंग वे में करना है तो फिर तो आपको जो बेस्ट पॉसिबल आप वही अफोर्ड कर करना सकते है। हो वो लो। लेकिन अगर मेन डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, आप टारगेट किसको कर रहे हो। जैसे हमने 10 बिट की बात जैसे की। हमने पॉडकास्ट शूट करने की बात की, हाँ तो हमने हमने पॉडकास्ट। बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी चीजें लगाई, हाँ हमने बेस्ट लाइट लगाई, हमने बेस्ट माइक लिया, और कैमरे में तुमने मुझे सजेस्ट किया कि भैया ओनली शूट इन 4K। हाँ उसका कारण क्या है? वाई व्हाट इज द हुआ अबाउट 4K एंड HD? क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल मेरे क्लाइंट्स ही मुझे पूछ रहे होते हैं कि भैया आप वेडिंग 4K में शूट करते हैं या HD में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 80% जो लोग होते हैं उनको 4K और 1080 होगा, उसमें फ़र्क भी नहीं पता लगेगा। 80% नहीं, मैं 85 या 90 कर सकता हूँ, क्योंकि वो लोग बस 4K का मार्किंग देखेंगे या फिर 1080 का मार्किंग देखेंगे। बहुत सारे लोगों के पास 4K टीवी भी नहीं है, तो वो चलाएंगे उसको 1080 या 720p में ठीक है। और 4K चलाएंगे। तो ज़्यादातर लोगों को 4K का मतलब नहीं, 4K का बेसिकली सीन पिक्सल से है, लेकिन कि ज़्यादा पिक्सल्स हम रिकॉर्ड कर रहे ज़्यादा हैं, तो अगर पिक्सल्स हम कल रिकॉर्ड को कर रहे हैं। हमको अगर उसको फ्रेम चेंज करना हुआ तो पॉसिबिलिटी होती है। फ्रेम चेंज करना ये तो हम लोग का फायदा हुआ ना, लेकिन हाँ, उनका फायदा ये होगा कि अगर वो 4K टीवी पे भी चला रहे हैं तो पिक्सलेट नहीं होगा, फटेगा नहीं। फटेगा नहीं। समझ लेकिन गया। ज़्यादातर लोगों के पास वो चीज़ है नहीं। तो 4K अगर आपके पास, मेरा मानना ये है कि अगर मेरे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं बेस्ट ही डिलीवर करूँ। मतलब मेरे पास अगर आईफोन है और एक तरफ मेरे पास
MI का फ़ोन है, तो मैं ऑफ कोर्स ये बात है, अगर वीडियो शूट करूँगा तो मैं आईफोन से ही करूँगा, MI से नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन अब MI का भी कैमरा इतना इनफ है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, ये बहाने मत मारो समझ कि गया, मेरे पास मतलब कुछ ये बहाना नहीं नहीं है। है कि यार हाँ, पैसे नहीं है, ये हाँ, नहीं है, वो नहीं है। हाँ, आप स्टार्ट कर स्टार्ट सकते इट नाउ। हो। एक बार स्टार्ट करेंगे आपके अंदर कीड़ा लग जाएगा कि मेरे को ये करना है। ये पॉडकास्ट एडिट बात बता दूं, हम और विशाल करीब आई थिंक हम लोग 6-8 महीने से पॉडकास्ट के लिए सोच रहे थे। मैं विशाल से मिला ही पहली बार था, मैंने पहली बार उसको इंस्टाग्राम में मैसेज किया, विशाल हाय, बिग फैन ऑफ योर वर्क, लेट्स मीट अप फॉर कॉफ़ी एट माई ऑफिस। तो विशाल आए, विशाल ने कहा कि भैया हाँ बताइए, यूट्यूब करना है। फिर मैंने विशाल को देखा, उससे इतना इंप्रेस हो गया, मैंने कहा भाई अभी पॉडकास्ट को होल्ड पर रख, मेरी वेडिंग्स आने वाली हैं बहुत सारी, लेट्स स्टार्ट शूटिंग इन द वेडिंग्स सो दैट आई कैन गेट टू नो योर वर्क एंड देन वी कैन वर्क ऑन पॉडकास्ट। एंड आज 8 महीने बाद हम दोनों वापस से बैठे हुए हैं फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड शूट करते हुए। हाँ, First अब हम लोग आगे आते हैं। विच सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए? अभी के लिए मैं डाविंची यूज कर रहा हूँ, इससे पहले प्रीमियर यूज करता था, उसके पहले फिल्मोरा। अगर कोई स्टार्ट कर रहा हो तो उसको मैं ये करूँगा कि फिल्मोरा काफ़ी कम रिक्वायरमेंट लगता है उसको फिल्मोरा, एक मिनट, फिल्मोरा क्या है बता दो प्लीज। फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है। ये जितनी बात कर रहे हैं हम Editing का लोग, software। ये हम अभी लोग हम एक हम लोग editing- के टारगेट मार्केट लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को जनरली मोस्ट आदमी को आजकल रील्स का बहुत शौक है, ठीक है, अगर मैं एज एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे अपने कंपनी के लिए या मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए डील्स बनानी है, ठीक, तो पहले तो मैं एक कैमरा यूज़ करूँगा। तो व्हाट इज योर फर्स्ट टिप टू शूट दोज काइंड ऑफ रील्स? कैमरास में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है रील, अगर आपको नॉर्मल रील शूट करना है, मैं स्पेसिफिक किसी फिल्म मेकर के बारे में बात नहीं कर रहा, या फिर- जेनरिक। हाँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आईफोन। और एडिट करने के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन कैपकट, जो लेकिन कैपकट तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है अब। उसके मतलब जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़ू है, उसका जुगाड़ लगा लेते हैं वो हाँ, ठीक इंडिया है। के लोग दिमाग लगा तो लेते आप क्या सजेस्ट करेंगे इसके लिए, हम कौन सी ऐप यूज़ करते हैं? हैं। कैपकट। कैपकट। कैपकट का फ़ायदा ये है कि कैपकट मैंने कभी यूज नहीं किया, लेकिन मैं रिकमेंड इस बेस पे कर रहा हूँ कि अपने जब दोस्तों को कैपकट यूज करते हुए देखा हूँ, क्योंकि मैं डाविंची या फिर प्रीमियर, मैं आईफोन से ज़्यादा शूट भी नहीं करता, मैं ज़्यादातर कैमरा ही प्रेफर करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ जो इफेक्ट बनाने में मैं घंटों लगा देता हूँ, फट से 2-3 वो मारते हैं, वो इफेक्ट आ गया। बट क्या कैपकट एक लंबी वेडिंग मूवी या लाइक अच्छी 4K मूवी एडिट कर सकता है कैपकट? आप जितना चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा, वो वाला हिसाब पेड रहता है। वर्जन और ऐसा है क्या इसमें भी नहीं, scene पेड है? वाले वर्जन में भी हो सकता है, मतलब वो काम आप कर सकते हो, लेकिन एक जो मैनुअल कंट्रोल आपके हाथ में होता है वो उसमें नहीं रहेगा। मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी, मैनुअल गाड़ी में हाँ, कुछ तो अंतर है। अंतर रहेगा, हाँ, क्योंकि अब डाविंची, प्रीमियर या फिर जो भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें आप एक एक चीज बना रहे हो, उसमें मतलब एक एक चीज गढ़ तो रहे हो। ऐसे प्रीसेट्स भी तो आते हैं, मैंने बहुत बनारस में देखे हैं लोगों को, बहुत फोटोग्राफर्स ऐसे करते हैं कि उन्होंने एक शूट किया वेडिंग और कोई भी इवेंट, और उसमें एक जैसे लट्स मार के दे दिए, तो उसमें तो उनकी मेहनत भी कम होती है, कलर टोन सेम आ जाता है, इजी, एक क्लाइंट खुश, फोटोग्राफर एक खुश। आप मैनुअली एक एक फुटेज देख के ग्रेड कर रहे हो, और एक आप लट्स लगा रहे हो, दोनों में फर्क तो रहेगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो मेन ये होता है कि आप टारगेट किसको कर रहे हो। अगर आपको बजट ही कम दे दिया जाए और उसे में सब करके देना है, तो आप समझ कहाँ गया। से उतना टाइम लगाओगे। लेकिन आजकल यार हर क्लाइंट का यही है यार, सबको चाहिए बहुत अच्छा, बट पिंटरेस्ट ने हम लोग को सिखाया बहुत है, हमको भी बहुत सिखाया एज अ फोटोग्राफर, हम लोग बहुत चीज़ें इंस्पायर होते हैं उस चीज़ से, हम लोग पोजेस सीखते हैं उससे। लेकिन एक तरह से डिमेरिट भी है, क्योंकि उसने ऐसी हाइपर रियलिस्टिक चीज़ें दिखा दी हैं कि आदमी को लगता है सब कुछ एकदम वंडरलैंड होना चाहिए मेरी शादी में, कुछ भी ख़राब नहीं होना चाहिए। बट मेरे को एक सजेशन है सबके लिए कि इट इज़ ऑल अबाउट दी बजट। अगर आज शादी कोई कवर करता है तो वो 30,000 में भी करता है, कोई 90,000 में भी करता है, कोई 9 लाख में भी करता है, कोई 19 लाख में भी करता है। द ओनली पॉइंट इज, और सबके कैमरे सेम है, ऐसा नहीं, हाँ मतलब थोड़ी बहुत बेसिक डिफरेंस होंगे, बट द ओनली पॉइंट इज इट इज़ अबाउट द ब्रांड एंड ऑल्सो आप कितना एक शादी पे टाइम स्पेंड कर रहे हो एज अ फोटोग्राफर ऑफ द कंपनी। सो हमने ये सीखा है कि जितना आप एडिट को, शूटिंग को और कलर ग्रेडिंग में टाइम दोगे, उतना ही आउटपुट अच्छा बन के आएगा। जो हमने सुना है वेडिंग फिल्मर, और हमने सुना है वेडिंग नामा, हमने सुना है स्टोरी बाय जोसेफ रादिक, क्या आपको लगता है ये कितने दिन में आपको वेडिंग वीडियोस देते हैं? क्या लगता है कितने दिन में वेडिंग वीडियोस देते होंगे विशाल? महीने से 2 महीने। -2 महीने में ये लोग आपको ग्रीटिंग्स विश करेंगे बस। वही दे एटलीस्ट टेक 6 months टू डिलीवर यू अ वीडियो। तो यार आज के समय में काम सब अच्छा करते हैं, इट इज़ जस्ट दैट कौन कितना खुद का पर्सनल टाइम पे स्पेंड कर रहा है। हम लोग ने वेडिंग में शूट किया, आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा था, जो हमारे वेडिंग की चल रही थी। हमने एक वेडिंग शूट किया, उस पर कितना 1-1.5 महीने लगाया था हमने एडिट करने में, मैं तो भूल भी गया कि 1-1.5 महीने लग गया था पूरा कंप्लीट करने में। और उसमें हम लोग को 3 मिनट का टीजर मिला था। हाँ
नहीं 3 नहीं, 2 मिनट का सेव द डेट, नहीं, नहीं नहीं, 2 मिनट का हम लोग का था कुछ नहीं नहीं 1 मिनट का टीजर आया था। 1 मिनट का टीजर। हाँ, 1 मिनट का टीजर आया था और जो पूरा हाईलाइट था वो 7-8 कुछ ऐसे था, मेरे को ये याद है। ये जो एडिटर्स होते हैं ना, ये यहाँ से खून चूसते हैं सीधे। हाँ तो अब मैं आपको बता, जैसे आपका क्या था कि उस टाइम पे जो हमने वेडिंग के लिए बात किया था, आपका भी था कि हमें क्वालिटी डालना है, हमको अच्छा चीज़ डालना है, जल्दी वल्दी का कोई सीन नहीं है। और स्टार्टिंग में ही हमारी बात हुई थी तो पॉडकास्ट के लिए हुई थी, वेडिंग के लिए हाँ, मैंने मैंने आपको आपसे बोला था। कांटेक्ट ही किया था यार, टू वेडिंग के लिए बोला था कि इंडियन वेडिंग में मेरे को थोड़ा मजा नहीं आता, तो आपने बोला था कि मेरे साथ एक वेडिंग कर, फिर बोलना कि मजा आ रहा है कि नहीं। हाँ करेक्ट। तो वो वेडिंग मेरा ऐसा था। फिर उसके बाद 2-4 कॉल आया मेरे को, एक बहुत फेमस है बनारस के, नाम नहीं लूंगा मैं, उनका मेरे को फ़ोन आया, तो बोले कि एडिट के लिए कितना चार्ज करोगे, सिर्फ एडिट के लिए फ़ोन आया था। तो अमाउंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो अमाउंट था वो तो मैंने बोला ही, उनका जो ऑफर था वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं 6 से 7 हज़ार में पूरा हाईलाइट वगैरह एडिट करने को। उनको बोला नहीं कैपकट पे डाउनलोड कर लीजिए सर, उतने में तो आपका एडिट हो जाएगा। तो उनका बेसिक पॉइंट ये है। और वो क्या कह रहे हैं कि मेरे से पूछे कि कितना लोगे, मतलब टाइम कितना लोगे। मैं बोला 1 मंथ तो लगा दूंगा एक वेडिंग करने में, क्योंकि बेसिकली अगर मैं काम करने बैठूं तो 10 से 15 दिन में वेडिंग कंप्लीट हो जाता है, लेकिन साथ में अपने और भी तो काम है, एक ही वेडिंग के भरोसे तो आप रहोगे नहीं। तो उस नहीं, लोगों को तो लगता है कि आप उठते हो तो लैपटॉप सामने होता है, हाँ दिन भर लैपटॉप ही सामने होता है, और सोते हो तो भी लैपटॉप ऐसे लेके सो जाते हो। और वो क्या कह रहे हैं कि उनको 2 से 3 दिनों में एक वेडिंग चाहिए। तो आप वो बोल रहे थे प्रीसेट मारने वाला, अब उसके नहीं अलावा हो बंदा सकता, कर क्या सही सकता बात है। है। अगर 2 से 3 दिन में आप मांगोगे तो मैं यही करूँगा कि कुछ सिलेक्टेड, जो मेरे पास एक टेम्पलेट बन जाता है ना, कि ये पोज वाला यहाँ पे डालना है, वो पोज वाला वहाँ पे। अब आप टाइम लेते हो तो क्या करते हो, पहले म्यूजिक सुनते हो, पहले कई बार रॉ फुटेजेस देखते हो, फिर फील करते हो कि इस वेडिंग से क्या फील आ रहा है, उसके हिसाब से आप म्यूजिक सेलेक्ट करते हो, साउंड डिजाइन करते हो, मतलब आपको भी मज़ा आने लगता है। वेडिंग मतलब वेडिंग नहीं लगता। लेकिन अगर आप वही टेम्पलेट फिर यूज करने लगते हो तो फिर सो अब हम इनसे पूछना चाहेंगे, मैंने इसकी एक बहुत ही प्यारी अयोध्या का इसने वीडियो बनाया था, जब अयोध्या मंदिर बन रहा था उस समय, रामलला का अयोध्या मंदिर। तो उसके बारे में इससे मैंने पूछा कि तुमने जो वीडियो एडिट किया है, आई थिंक इसने 1 महीना लिया होगा उसको एडिट बनाने में। वो बहुत जल्दी जल्दी में एडिट, मतलब जल्दी क्या क्या, उस टाइम थोड़े काम भी आ गए थे। आपको अप्रोच कैसे किया, आपको किसने अप्रोच किया, खुद गए थे नहीं, आप? वो खुद से, मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट ठीक था। है, तो जब अयोध्या मंदिर वो था तभी से मेरा वो था कि जाना अयोध्या है एक मंदिर बार कवर पे करना करना है मेरे ठीक को, है। उसी टाइम शूट करना है। और कैमरा के लिए परमिशन के लिए भी मैंने बहुत जगह मतलब पूछा, लेकिन परमिशन नहीं नहीं मिला मिली, अंदर का, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा अलाउड ही नहीं सिक्योर था, था। करेक्ट। तो उसको एडिट करने में मेरा, जैसे डेट तो नहीं याद मेरे को कब पोस्ट किया था, लेकिन हम लोग जिस दिन राम मंदिर बन के ओपन हुआ था उसी दिन सब शूट किए थे, और अपलोड किया था मैं 1 से 1.5 महीने बाद, और जो कि बहुत जल्दी में था। लेकिन आज भी वो वीडियो मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है एक एक जो सेकंड था वो वर्थ इट वर्थ है। इट था। और इसने मुझे दिखाया था उसकी, बेसिकली एडिटर जो होते हैं उनकी पूरी टाइमलाइन बनती है कि उसने कहाँ कौन सा वीडियो डाला है, कौन सा नीचे ट्रांजिशन डाला है। तो इसका अगर अभी शायद आप इसके पीछे यहाँ पे लिख बना आ जाएगा, तो बेसिकली इसका आपको टाइमलाइन दिखाऊंगा। उसने इतने सारे साउंड से खेला है, इस बंदे ने इतना सारा साउंड इफेक्ट डाला है, आप पकड़ भी नहीं पाओगे कि कहाँ कहाँ साउंड उसमें लगा है। और आप विद इन 5 सेकेंड भी क्या, 50 मिली सेकेंड का टाइम होता है बस, वो साउंड आया चला गया, बट उस साउंड का इतना इम्पैक्ट है। और सेकेंडली थैंक्स टू एक मेरे बहुत बड़े बड़े गुरु जिनको मानता हूँ, वो है वेडिंग फिल्मर विशाल पंजाबी। उसकी उनकी हमने अराउंड 2 वर्कशॉप अटेंड करी, एक बार बॉम्बे में की थी और एक बार हमने की थी अहमदाबाद में। आज से 10 साल पहले है सपोज, 10 साल पहले उस बंदे ने सिर्फ एक बात बोली उस वर्कशॉप में, पूरी हाईलाइट उसने एक बार बोली कि एवरीथिंग मैटर्स, अग्रीड, इक्विपमेंट मैटर्स, गिम्बल मैटर्स, सब अच्छा। हमें तो इस शहर से तुम देखते हैं सब महंगा खरीद लो, इक्विपमेंट महंगा खरीद लो, गिम्बल खरीद लो। मैं विशाल पंजाबी को देखा, उस बंदे ने सिंपल सिंपल एक मरलाइन करके हाथ का गिम्बल आता है, बहुत छोटा सा, नॉन बैटरी, नथिंग। वो बंदा बड़ी बड़ी वेडिंग टस्कनी की शूट कर रहा है, कहाँ कहाँ जाके शूट कर रहा है, वो सिर्फ उस छोटे गिम्बल से शूट कर लेता है। तो पहली बात हमको समझते हैं, मिनिमलिस्टिक इज द नेक्स्ट लग्जरी। जितना कम आप अपने को हैवी रखोगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। दूसरा उसने बताया प्ले विद साउंड ओनली। उसने कहा साउंड इज, कि जो साउंड इज किंग मैंने बोला उसी से सीखा मैंने। उन्होंने सीधे बोला कि साउंड अगर अच्छा है तो वीडियो बच सकता है, लेकिन अगर वीडियो बहुत अच्छा है और साउंड खराब है तो आदमी के 2 करोड़ 3 करोड़ की शादी भी हो जाए, लेकिन अगर उसका वीडियो अच्छा नहीं आया, साउंड अच्छी नहीं आई, तो वही मामला खत्म।
तो ये मुझे समझ में आया कि साउंड अच्छा होता है। फिर तुम्हारा मैंने एडिट देखा, तब मेरे को लगा है बहुत इंप्रेसिव बंदा है, इसका एडिट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो लेट्स कॉल हिम ऑन पॉडकास्ट। थैंक यू भैया। तो बात तो हमारी बहुत होती थी, लेकिन ये पहली बार था। और दूसरा ये बताओ कि तुमने, हम लोग जब बात कर रहे थे, जब वेडिंग के बाद जब हम लोग कवर करना था बनारस में, जो वेडिंग कर रहे थे हम लोग, तो उसमें तुमने क्या अलग देखा जो तुमको बेसिकली, मैं आपको बताना भूल गया, विशाल इज़ ऑल्सो अ फ्रीलांस एडिटर, जो बाहर के क्लाइंट जैसे यूएस, यूके, वहाँ के फोटोग्राफर से इसने कोलैबोरेट किया हुआ है। वो इनको डेटा वहाँ से सेंड करते हैं और विशाल उसको एडिट करके दे देते हैं। तो विशाल, पहले तो ये बताओ कि इंडिया के शूट में और बाहर के शूट में क्या डिफरेंस दिखा तुम्हें, रॉ फुटेज में क्या डिफरेंस दिखा? सबसे पहले तो भीड़ भाड़, इंडिया में आपको भीड़ भाड़ बहुत मिलेगा। दूसरी चीज़ जो आपने बताया था, पहले ही आपने बता दिया था कि ये फैमिली मेम्बर है, इन लोग को ले लेना, नहीं तो लोग नाराज़ हो जा सकते हैं इंडिया में। दूसरी चीज़ ये है। और तीसरी चीज़, आपको जब इंडियन वेडिंग आप शूट कर रहे हो या फिर एडिट कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो रॉ डाटा है वो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि बाहर की वेडिंग बेसिकली एक दिन की वेडिंग होती है। हाँ, थैंक्सगिविंग मतलब सेरेमनीज होती हैं सेरेमनी और मेन हो डांसेस गया, होते हैं, विद इन हाँ। डन। और वहाँ का काइंड ऑफ टेम्पलेट टाइप का चलता है कि इतना ही है, इतने में ही खत्म हो जाएगा। इंडिया वेडिंग का कोई एंड नहीं इंडिया है। में 2 दिन, 3 दिन, हाँ, 4 दिन की वेडिंग्स हैं। और कोई पता नहीं है कि कब कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे जाके खत्म होगा। तो अगर आप इंडियन वेडिंग में हो और इंडियन वेडिंग कर रहे हो, तो आपको बेसिकली ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि कैसे ये जाके कहाँ ज़रूरत कनेक्ट है। होगा। क्योंकि अगर आपको वेडिंग का वो नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि इंडियन वेडिंग में पता ही नहीं लग पाएगा ना कि अभी ये चल रहा है, उसके बाद कुछ और शुरू हो गया, फिर उसके बाद कहीं कुछ और शुरू हो गया। कोई करेक्ट, टेम्पलेट नहीं है, कोई टेम्पलेट पता नहीं नहीं है। है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई वो नहीं है कि नहीं, अगर पहले से मिलता भी है तो हम लोग का टाइम कभी फिक्स नहीं हो पाता, मतलब हाँ क्योंकि कि पॉइंट इज, वेडिंग है तो सबको पता होता है कि थोड़ा तो प्लस माइनस चलता ही है, 1 घंटा आधा घंटा, क्योंकि वेडिंग में सब देर से उठते हैं, देर से रेडी होते हैं, टाइम से पहुंचते नहीं है, तो लेट तो होता ही होता है। हाँ, तो वहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं इशू होते हैं। वही वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सब चीज़ लिखा होता है कि इतने से इतने टाइम तक आपको ये करना है, इतने से इतने टाइम समझ तक आपको गया। ये करना है। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, ये बेसिकली अगर हम मिड रेंज का वेडिंग वगैरह शूट करेंगे तो होगा। वहाँ के वेडिंग में जब सेरेमनी वगैरह चलता है, तो जो ऑफिशिएंट होते हैं वो पहले ही आके बोलेंगे कि अपना फ़ोन वगैरह सब साइलेंट कर लो, और सब अपना फ़ोन साइलेंट कर यहाँ तो लेते आंटियां हैं। टैब और लेके यहाँ बीचों बीच, पे हमारी कैमरा 6 ऑन हो लोग की जाता टीम है शूट कर रही है, उसमें सब। बीच में एक हाँ, आंटी एक आईपैड, और नया आईपैड प्रो लेके एकदम बीचों बीच और आ उस गई। टाइम इतना गुस्सा आता है जब आप कुछ शूट कर रहे हो, कैमरा आपका ऐसे लगा हुआ है, आप लेके तो जा मैं रहे तो, हो मेरा तो सिंपल जवाब होता है, मैंने कहा भैया प्लीज मुझे पेमेंट, इनसे पैसे लेने हैं बाद में, अगर ये फुटेज देखेंगे तो मुझे पैसे नहीं देंगे, हाँ, तो तो आप वही। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को लड़ाई करने से हाँ, फायदा नहीं है। उसका मैं लड़ाई, अब आप कुछ बोल भी नहीं सकते ना, क्या भाई पता वेडिंग उनके। गेस्ट यू कांट हाँ, उनको कुछ टेल कह देम भी नहीं एनीथिंग, सकते। करेक्ट। उसमें क्या होगा कि आप कैमरा लेके मूवमेंट लेके जा रहे हो, तभी कोई ऐसे लेके आके ऐसे कैमरा लगा आ देगा। गया, एक हाँ। कैमरे से अगर कोई शूट भी कर रहा होता है ना, फोन से कोई शूट भी कर रहा होता है, तो पता लग जाता है कि ये फोन से शूट करने वाला बंदा है। तो तुम्हारे और लिए कैसे ही तुम क्या सजेशन दोगे, व्हाट इज सोल्यूशन इन वेडिंग्स? देखो, फोन तो आप मना नहीं कर सकते आदमियों को, फोन किसी को मना नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द सोल्यूशन एक्चुअली? जैसे हमने बॉलीवुड वेडिंग्स में देखा है, उसमें तो क्या होता है, वो लोग फोन के कैमरे को सील कर देते हैं, क्लिप आती है उससे ओके। सील कर देते हैं, और जब इवेंट के बाद आप निकलोगे, फोन रहेगा आपके पास बट कैमरा छुप जाता है उसमें, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों छुप जाते हैं। एक वो ऑप्शन है, लेकिन हमको लगता है वो भी ईगो ये इश्यूज होंगे नॉर्मली, यहाँ हाँ, पे, नॉर्मली उसमें पॉसिबल नहीं हो नहीं हो पाएगा ना। पाएगा। तो अब बचता क्या है? अब भाई हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप जब देख रहे हो सामने से फोटोग्राफर शूट कर रहे हैं या वीडियोग्राफर शूट कर रहे हैं, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, आप साइड से शूट कर लो। अल्टीमेटली आपको ऑब्जेक्ट को शूट करना है, मतलब आपका कोई रिलेटिव डांस कर रहा होगा या कोई ब्रदर डांस कर रहा होगा या ब्राइड ग्रूम डांस कर रहे होंगे, आप शूट करो, लेकिन साइड से कर लो। आप बीच में आके पूरा माहौल खराब हो जाता है, पीछे वाले लोग चिल्ला रहे होते हैं, हम वैसे ही गाली खाते हैं, बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ। तो अल्टीमेटली हमको समझ में आया कि यार गेस्ट को आप समझाओगे तो मानते हैं, हाँ, लेकिन वो वो सुन तरीका लेंगे। होता है पैर समझाने का, आप गुस्सा होके बात नहीं कर सकते सब में। फिर कोई मतलब नहीं रह पाएगा ना, हाँ। कि क्योंकि आपको आगे वेडिंग करनी है। करेक्ट। और वेडिंग में ये तो आपको ज्यादा वो है कि वेडिंग में इधर से ही मिलता है कि आपने किसी का शूट हाँ किया, हाँ उन्होंने हाँ, देखा, वो फिर तो आया, किसी वो वो एक्सपीरियंस तो से सिखा दिया। आपका, हाँ, हाँ, तो अब गुस्से में बात कर दिया तो फिर आपका वही फ्यूचर दिक्कत खराब हो होना गई। शुरू हो हाँ, जाएगा। नहीं ये तो खैर बात सही है बिल्कुल। बस वही उसके लिए रिक्वेस्ट ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं रह पाता। ओके, ना हम भाई हम रैपिड फायर मसन खेलेंगे। मैं एक ब्रांड का नाम बोलूंगा, उससे तुम्हें क्या आता है बताना। सोनी। कैमरा। मैं एक गेम दोबारा खेलूंगा। मैं जैसे बोलता हूँ कि, तो मैंने बोला मैं कैमरे की बारे में बात करूंगा या किसी इक्विपमेंट की बात करूंगा, और उसमें आपको बोलना उसके बारे में बेस्ट चीज़ क्या पसंद है आपको। तब मैंने बोला सोनी कैमरा, आपको क्या पसंद है बेस्ट उसके बारे वीडियो, में? वीडियो फीचर्स, ठीक है। कैनन, कलर्स, निकॉन, टोमेटो, पोटैटो, सच, रोड,
आवाज़ क्वालिटी, जूम जूम, रिकॉर्डर ठीक है, और आरजी फोटोग्राफी? एक्सपेंसिव इन वाराणसी। वेल डन, वेल डन। बट हमारे टीम मेंबर्स भी एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है हम एक्सपेंसिव, द ओनली पॉइंट इज अगर क्वालिटी वर्क देना है तो आपको कहीं ना कहीं तो आपको बेस्ट टू बेस्ट पर्सन लाने, और मैं ये मानता हूँ कि वेडिंग कवरेज इज नॉट अ सिंगल पर्सन जॉब एवर इन लाइफ। बिल्कुल। मतलब आप अकेले 10 जगह तो नहीं हो सकते, यू शुड हैव एटलीस्ट सच पीपल जिसको आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सको, एंड वेडिंग यू कैन नॉट फक अप। एक चीज़ मैंने वेडिंग शूट किया था तो उससे मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो जो एक्सपीरियंस था ना, ऐसा लगता ही नहीं, आपके साथ शूट करने का मैं हाँ। बता रहा हूँ, वो जो एक्सपीरियंस था ना, ऐसा लगता ही नहीं कि आप वेडिंग शूट करने आए हो, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ भी हो, भैया मेरे को ये लेना है, ठीक है मैं करवाता हूँ, भैया मेरे को ये सूट लेना है, ठीक है मैं करवाता हूँ, भैया मेरा बैटरी का यहाँ पे चार्जर वो हो गया, वहाँ पे लगा देना, मेरा मतलब काम तो एडमिन का चलता है, मैं हाँ सबको देख मतलब रहा होता हूँ, सबके पास कुछ कम ना पड़े, किसी माय का टीम हैज एवरीथिंग, माय टीम हैज बैटरीज, मेरे को एम्पल याद अमाउंट ऑफ है स्टैंड्स। वेडिंग शूट कर रहे थे हम लोग, उसी टाइम मेरे गिम्बल की बैटरी डेड होने वाली थी, आपने दूसरे फटाफट से लेके आए कहीं थे, से हाँ। वो लेके आया था। उस दिन तो हमारे संग 2 फकअप्स हुए थे, हाँ, एक बार प्रथम का हाँ गिम्बल कट गिम्बल गया, खराब हो गया था, अचानक से डेड हो गया शूट करते करते, हाँ, और और मेरा फिर उसी दूसरे टाइम बैटरी उसी डेड टाइम होने तुम्हारी वाली बैटरी थी। डाउन हो गई थी, हाँ, करेक्ट, तो आई आपने रिमेंबर वेरी फटाफट वेल। से कहीं से वो जुगाड़ किया पावर बैंक का, और वो और तुम्हारे वेडिंग्स में लाइटिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आई? हाँ उस दिन तो मैं आपको एक इंसिडेंट देता हूँ। विशाल बेसिकली, हम और विशाल जब मेरे ऑफिस में मिल रहे थे तो मैंने विशाल से पूछा, मेरे को पता था ये होगा बात, मैं विशाल तुम एक्सटर्नल लाइट कुछ यूज़ करते हो, जैसे ब्राइडल एंट्री है, ग्रूम एंट्री है, तो क्योंकि वहाँ तो लाइट चाहिए होगी हमको, शाम का टाइम होता है। बोलता है नहीं भाई, मेरे पास जो फुटेजेस आती हैं बाहर से उसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने कहा भाई इंडियन वेडिंग्स हैं, यहाँ पे लाइट ऐसी होती है कि तुम अगर बिना एक्सटर्नल लाइट सोर्स के जाओगे तो सब भूत बने दिखाई देंगे। तो फिर विशाल अब आगे कंटिन्यू करेगा। विशाल, अब क्या हुआ था उस दिन हम लोग के संग? उसके बाद मेरे को, जब उस दिन बात कर रहे थे तो भैया ने बोला कि लाइट अपने साथ लेके आओगे, मेरे दिमाग में ये था ही नहीं कि लाइट का कॉन्सेप्ट क्यों, मेरे को तो सब चीज़ मेरे हाथ में रहेगा ही, वहाँ हाँ पे लाइट्स करेक्ट। वगैरह सब रहेगा। फिर भैया ने बोला कि इंडियन वेडिंग में जो लाइट्स होंगे उनका कोई पता नहीं है कब किधर से, लेकिन थैंक्स टू भैया अगेन कि इन्होंने पहले से ही सब चीज़ नहीं नहीं यार, तो गुड वर्क। स्टेज पे कहाँ पे हमें लाइट चाहिए सब चीज़ का पहले से ही वो कर दिए थे कि यार इतना, क्योंकि देखो क्या होता है जनरली, शादी किससे बनती है? इवेंट कंपनी से बनती है, फोटोग्राफर से बनती है, और डेकोर वाले से बनती है, और जो फैमिली मेम्बर्स लड़का लड़की ऑफ कोर्स वो तो है ही, बट इवेंट वाले अपना इवेंट पे ध्यान देते हैं, उनको अपना सब कुछ अच्छा चमकता हुआ चाहिए, उन्होंने जो लाइट लगाई, जो उन्होंने झूमर लगाया, जो लगाया, उनको सब कुछ हाईलाइटेड चाहिए। हमारे संग क्या है, उन्होंने हाईलाइट तो अच्छा कर दिया, लेकिन जब कपल आ रहा है तो हम उस लाइट कहाँ से देंगे? तो एक दूर से एक फ्लैश लाइट आती है, देखे होगे तुम, स्टेज के पीछों पीछ एकदम आती है, वो और ख़राब होती है, वो तो और डेड कर देती है, क्योंकि लाइट उसके लिए पूरी बंद करनी पड़ती है आपको। तो फिर हम लोगों ने एलसी, आज से 6-7 साल पहले आए थे, हम लोगों ने एलसी 500 यूज़ करना शुरू किया, जो स्टिक लाइट्स होती हैं, जो आपने देखा होगा, वो हमारी सेवियर है। कहीं भी जाओ वो स्टिक लाइट खोल दो, 2 स्टिक लाइट ले लो, आपका पूरा प्री वेडिंग तो कह सकते हो, प्लस वेडिंग और कपल शूट आराम से निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, और तुमने क्या क्या सीखा यहाँ आके बनारस में? बनारस मेरा आने का मेन मोटिव ये था कि बनारस पे अपना जो घाट है वहाँ पे मेरे को कुछ भी प्रैक्टिस करना होगा ना सिनेमेटोग्राफी में, तो आपको एक ऐसा लोकेशन चाहिए जहाँ पे आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी जाके कुछ शूट कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। ठीक है, और ये चीज़ मेरे को बनारस में दिख रहा था कि मेरे पास बनारस में ये चीज़ का ऑप्शंस लग्जरी आ रहे हैं रहेगा, इससे। हाँ, कि मैं घाट पे जाके कभी भी मेरे को लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है ना कि इसमें आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मैं अब सीख चुका हूँ सब, हमेशा कुछ ना नेवर कुछ एंडिंग है नया, भाई हाँ, ये। हमेशा कुछ ना एवरी कुछ ईयर नया आपको आता कोई रहेगा। कूपन नए नए आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैं एक और चीज़ प्रेफर करता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त वगैरह भी हैं या फिर बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि गियर्स को क्या बोलते हैं कि मेरे दोस्त के पास है ना मैं उससे ले लूँगा, मेरा कोई कलीग है उससे ले लूँगा, मैं उसमें से एक हूँ। मेरा उसमें ये है कि नहीं, आप सब चीज़ खरीद नहीं सकते, लेकिन जो आप डेली यूज कर रहे हो, जो आपको लगता जो है आपका कि प्राइमरी, वो तो आपका होना हाँ चाहिए, मतलब वो कैमरा तो आपका आप होना रखोगे ही चाहिए, हाँ, अपना। लेकिन मैं बहुत लोग को देखता हूँ ये भी इस पे भी वो करने या देखो, लगते आई हैं। डोंट ब्लेम देम, द ओनली पॉइंट इज व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन योर करियर, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ से निकल के आपने शुरू किया, तो ऑफ कोर्स घर वाले 3 लाख 4 लाख का कैमरा तो नहीं दिलाएंगे। वो बहुत अच्छा कमाते हैं, उसके बाद भी नहीं हाँ, करते वो हैं। फिर तो वो आलसी हैं, हाँ वो फिर मतलब, तो उस कैटेगरी के हैं। हाँ मतलब वो ना, मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारा वो काम है, उस पे तो खर्चो कम से कम, उनको लगता है कि मेरे को नीड नहीं है, मेरे को उसके पास है। मैं कहता हूँ जो डेली यूज कर रहे हो वो खरीदो, क्योंकि मेरा क्या सीन होता है, मैं ऐसे रात के 10-11 बजे वीडियो देख रहा हूँ, कुछ अच्छा दिख गया कि ओ ये तो हम कर सकते हैं, मैं तुरंत कैमरा खोल के सेटिंग वूटिंग खोल के बैठ जाता हाँ हूँ। सही बात है, बिल्कुल तो सही है। मेरा उसमें ये रहता है कि मेरे को जो चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, जो मैं समझ गया। नॉर्मली डेली यूज करूँ। नहीं यार, दैट्स गुड।
और जो अब एक बार बताओ, जैसे अगर हम लोग को अपनी जो हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे पॉडकास्ट लिसनर्स, उनके लिए अगर हमें कोई एक टिप देनी है या 3 हमको टिप्स देनी है उनके लिए कि हाउ टू शूट वेरी वेल फ्रॉम योर फोन ओनली, आपको ज़रूरत ही नहीं कैमरे की, तुम्हारे पास आईफोन है, टेल देम गुड 3 टिप्स टू शूट। आईफोन या नॉर्मल फोन भी है। तो कोई 3 टिप बताओ कि आप फ़ोन ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए, सीधा पकड़िए, दाएं पकड़िए, बाएं पकड़िए, दिन में शूट करिए, ज़्यादातर रात में शूट करिए, विंडो लाइट यूज़ करिए, क्या सजेशन अगर दोगे आप तुम? टॉकिंग हेड टाइप के कंटेंट बना रहे हो तो जो विंडो के पास से लाइट आती है ना, एक आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जा सकते फ़ोन से, क्योंकि उनका जो डायनामिक रेंज होता है वो बहुत कम होता है, और जो दिखता भी है हमें वो आर्टिफिशियल एक्चुअली होता में है, नहीं, हाँ ओरिजिनल ठीक नहीं है, होता वो। तो अगर आप विंडो के पास जाएंगे तो एक काफ़ी सॉफ्ट सी लाइट आती है, और फ़ोन का सेंसर क्योंकि छोटा होता है तो उससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वीडियो आती है। तो आप समझ विंडो गया, के पास से शूट कीजिए, मतलब आपका जो भी विंडो हो या फिर कुछ भी हो जहाँ से आपका लाइट सोर्स आ रहा है, डायरेक्ट उस लाइट में मत आइए, उसको किसी सोर्स से छुपा के और फिर लाइट आ रहा है उससे शूट कीजिए। समझ गया। दूसरा, दैट इज वन टिप नंबर 1, हाँ, यूज विंडो, यूज सनलाइट एज अ नेचुरल लाइट, और उसमें भी डिफ्यूज करके, डिफ्यूज मतलब आप उसके बीच में पर्दा, अगर वाइट पर्दा हो तो वो लगा लीजिए, लाइट थोड़ी सॉफ्ट आएगी आपके फेस पे। गोल्डन आवर में शूट कीजिए, जितना पॉसिबल हो उतना गोल्डन आवर में। ये तो कैमरे में भी वर्क करता है, लेकिन अगर ये आपके तो पास प्री फोन, वेडिंग का मंत्र है, एवरी एवरी ब्राइड नाउ वांट्स अ गोल्डन आवर शूट, हाँ, चाहे वो रेडी हो रही हो तो उसको रेडी होते हुए प्री वेडिंग मतलब पोस्ट वेडिंग का शूट चाहिए, और अगर प्री वेडिंग कर रहे हैं तो भी उनको गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो सनराइज उसको अच्छा चाहिए तो सनसेट अच्छा चाहिए। हाँ, हाँ, तो नेक्स्ट। गोल्डन आवर में शूट। और तीसरा, ऑडियो और लाइट पे फोकस कीजिए, वीडियो थोड़ा इधर उधर भी होगा तो चल जाएगा। मतलब आप बहुत मेहनत मत करिए कि मुझे गिम्बल सेट करना है, मुझे ट्राइपॉड सेट करना है, ये डोंट मिस द मोमेंट। ये सब आप जब एक बार शूट करने शुरू कर देंगे ना तो आपको नीड दिखने लगेगा कि पड़ेगी मुझे नहीं, इसका हाँ, नीड है। फिर वो किसी के मतलब अगर मैं कह रहा हूँ गिम्बल ले लो तो नहीं होगा, नहीं क्योंकि होगा। वो आप ही बता सकते हो कि आपको उसको नीड है कि नहीं। बहुत लोग होंगे जो रिगअप प्रेफर करते हैं गिम्बल के आगे। रिक क्या होती है? ओ, रिक से याद आया, जस्टिन पोर्टर मीडिया, हम लोग का म्यूचुअल बेनिफिट है हाँ, और म्यूचुअल फैन बेस है फॉर हिम, दैट गाय। प्लीज़ गो टू इंस्टाग्राम, टाइप जस्टिन पोर्टर मीडिया। उस बंदे को मैं, आई थिंक जब से उसके आई थिंक 600 फॉलोअर्स होंगे तब से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और आज के टाइम पे ही हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर रेड। तो ही इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर निकॉन, ही इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर डेटी के ऑडियो ऑडियो। डिवाइसेस आते हैं वो। एंड मतलब हम लोग देखते, हम, मैं कहता, मेरे मानना था कि शादी में मिनिमलिस्टिक शूट करना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा भीड़ मत लेके जाइए शादी में शूट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे फ्रेम में दूसरा फोटोग्राफर आ जाएगा, उसके फ्रेम में मैं आ जाऊँगा। बट जब मैंने जस्टिन पोर्टर मीडिया का इंस्टाग्राम पेज देखा और उसको फॉलो करना शुरू किया, यूट्यूब देखा उसका, आप उसके गियर देख लो बस, उसका एक वेडिंग में एक गियर जो खुद पूरा वो लेके पूरा शूट कर रहा होता है, आई थिंक इट इज़ मोर देन 15-20 लाख रुपीज़, बहुत आराम से, ऊपर, बहुत बहुत ऊपर। आराम से। और जनरली ही शूट्स, उसकी स्टाइल क्या है, उसका नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वेडिंग डॉक्यूमेंट्री शूट स्टाइल, है। आप बिग बॉस देख लो इंडिया का। हाँ, बस एकदम मोटा मोटी वैसे ही है। हाँ, तो बिग बॉस में भी सेम ऐसे दिखाते हैं कि मल्टीपल कैमराज क्या हुई क्या है, हुआ पूरे एंड दिन ही में। ओनली शूट विद मैक्सिमम 2 to 3 ऑपरेटर्स, मतलब 3 लोग ही पूरी वेडिंग शूट करते हैं, और वो वेडिंग छोटी मोटी नहीं होती हैं, दे आर गुड सेलिब्रिटी वेडिंग्स या गुड लाइक बिलियनर्स वेडिंग। तो उसको देखा, फिर मैंने जब इससे पहली बार मिला तो मैंने कहा यार प्लीज़, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग जस्ट फॉलो जस्टिन पोर्टर मीडिया। बोलता क्या बात कर रहे हैं भैया, मैंने तो कोर्स लिया। मैंने कहा तूने कोर्स लिया उसका? ये सुपर एक्सपेंसिव बाय द वे, बट उसके कोर्स से तुम्हें क्या सीखने को मिला प्लीज़ बताना सबको, ताकि लोग फॉलो करें। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ उसे हर चीज़ कॉपी करो, बट एटलीस्ट देखो तो मार्केट में नया है क्या, एडिट वही चीज़ देखते आ रहे हैं हम लोग। कोर्स का बेनिफिट तब होगा जब पहले आप यूट्यूब वीडियोस देखो, आपको जब मज़ा आने लगे तभी कोर्स। मतलब डायरेक्ट मैं ये कहता हूँ डायरेक्ट जाके कोर्स मत, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो फिर तो कुछ भी खरीदो, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले आप यूट्यूब वीडियो पे वॉज इट जाओ। वर्थ इट? हाँ, 100%। तुम्हारा क्या माइंड चेंज हुआ उसको देखने के बाद? साउंड डिजाइन और ट्रेलर कटिंग हाँ, मतलब उसके बाद, साउंड ट्रेलर का सबका गेम बोल हाँ, रहे हैं इस जो बार। ट्रेलर में था ना, उसका जस्टिन पोर्टन का मेन चीज़ मेरे को जो अच्छा लगा, जब मैंने, क्योंकि उसको, उसका जब मैं कोर्स लिया था तो मैं ठीक ठाक मेरे को नॉलेज हो गया था। तो करेक्ट। जो ट्रेलर वो एडिट कर रहा था अपना वेडिंग का, तो जैसे जैसे जो एडिट कर रहा था ना, जो बाई मैच कराने का कोशिश कर रहा था मतलब ट्रेलर में, या फिर जो फील डालने का कोशिश कर रहा था, और उस टाइम में जैसे अपने माइंड को यूज कर रहा था, मैं भी सेम चीज़ वैसे ही करता हूँ। तो मेरे को वो चीज़ काफ़ी कनेक्ट हुआ कि ओके, ये भी मेरे जैसे सोच रहा है, या फिर मैं भी उसके जैसा सोचता हूँ, जो भी बोल लो दैट आप। वेज। तो उसने ट्रेलर पे, जैसे कि पहले क्या होता है कि पहले आप एक सॉन्ग लेते हो,
उसके बाद फुटेजेस पहले देखते रहते हो, और सॉन्ग पे पूरा ट्रेलर कभी भी एडिट नहीं होता कि एक सॉन्ग चल रहा है। यहाँ पे वो है, यहाँ पे तो एक सॉन्ग यहाँ पकड़े। पे मैं एक चीज, जब हम वेडिंग की बात कर रहे थे तो मैं फिर भूल गया। यहाँ पे क्या मैं देखता हूँ कि ट्रेलर जो आता है वेडिंग का, बूम 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 हाँ वो कर 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 कर, भाई वेडिंग में रोमांस होता है, हाँ। ये कहाँ से आ गया? यार वो ये ना, मतलब वही वही तुमने भी देखा होगा, हर एडिटर का खुद का स्टाइल होता है। जैसे किसी का होता है यही कट टू कट टू कट टू कट, बीट कट, और मतलब इसमें मोस्टली ज्यादातर जो इंडिया में मैं देखा हूँ क्या करते हैं, यूट्यूब से कोई ट्रेलर एडिट हुआ होता है, अपने साउंड डिजाइन नहीं रहेगा, उसी के कट मार लेंगे। उसी को वो उतारेंगे, Agreed. जितना कट होगा उस पे बस फुटेज रिप्लेस होगा, बूम। अग्रीड अग्रीड, ये तो मैंने भी देखा यार। मतलब इस चीज़ में मानता हूँ कि अब और स्टार्टिंग के डेज पे मैंने ये किया भी है, बहुत बार किया हूँ, क्योंकि बजट 2-3 हज़ार मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने किया है ये चीज। अब मतलब धीरे धीरे पहली बार आपने सुना है यहाँ इस पॉडकास्ट में। हाँ अब मतलब मेरे को पता लगने लगा है कि ये सब साउंड डिजाइन से क्रिएट होता है। पहले से मुझे लगता था कि वैसा ही ऑडियो आता है एडिटर के पास एडिट करने को, और उसी ऑडियो पे बस फुटेज मचल चिपकानी जाता है। होती है। बाद में पता लगा अच्छा ये हिट है, ये ड्रॉप है, ये ट्रांजिशन है, ये राइजर है, ओके। सूश 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 क्या होता है बताना सबको वुश, प्लीज। वुश, वुश वुश, हाँ। हाँ। ये सब ट्रांजिशंस ऑडियो के होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं जैसे अगर generally। कोई थप्पड़ मार दिया तो वहां से एक वुश का और एक हिट का, दोनों का आप लगा रहे हो, तो वहां पे एक हिट इम्पैक्ट जनरेट होगा, या आप पे आपने इम्पैक्ट डाल दिया जो ह्यूमन हिट Correct. का है, प्लस एक वुश रहेगा जो आपका हाथ का फ्लो है, आपने वो ऐड कर, शायद आवाज भी आ रहा होगा इधर हाँ, अगर आ माइक रही पे है, जा आ रहा है रही है, तो एक ये वुश डाल दिया। मतलब बेसिकली क्या है ना कि जो भी स्क्रीन पे चल रहा है आपको साउंड डिजाइन करते टाइम उस उसी का एनवायरनमेंट करना में है। फील देना होता है कि हाँ वो फील आ रहा है कि अब जो भी चल रहा है, क्योंकि अब जैसे हमको इस घर का साउंड डिजाइन करना है, तो अब यहाँ पे क्या साउंड है, अगर हम लोग अभी शांत हो जाए तो क्या साउंड है? अगर देखा जाए तो फ्रेम में कोई साउंड नहीं है, नहीं है, करेक्ट। लेकिन एसी चल रहा है, हाँ, तो एसी का जो साउंड है साउंड है आपको वो वो रहेगा। डालना पड़ेगा, क्योंकि जो बिल्कुल खाली भी जगह होता है ना अच्छा वहाँ तो पे वो भी साउंड फैब्रिकेटेड होता लगेगा, है। लगेगा नकली किया है। हाँ तो ओह दैट वे, मतलब एम्बियंस नॉइज भी आपको चाहिए, वो भी चाहिए, एक साउंड हाँ इफेक्ट है, हाँ, वो एम्बियंस भी एक नॉइज। साउंड, ड्रोन साउंड बेसिकली उसको बोलते हैं कि ड्रोन हो गया, या फिर अच्छा एम्बियंस डाल दो। अब जैसे जहाँ पे खाली है, जैसे हवाओं का चल रहा है, तो आप वहाँ पे ड्रोन साउंड, हाँ वो तो मैंने देखा आजकल वेडिंग में भी, जब ड्रोन होता है तो चिड़िया की आवाज डालते थे लोग हाँ, कि या फिर उड़ता हुआ और ड्रोन। कई लोग इसमें इतना टेम्पलेट की तरह, कई लोग इसको भी टेम्पलेट की तरह यूज कर हाँ रहे हैं। हर सबकी शुरुआत में यही होगा फिर। सिटी के ऊपर से ड्रोन गया और उसमें चिड़िया चिड़िया का की आवाज, आवाज, चिड़िया हाँ। है क्या पे? ये पता ही नहीं है। मतलब ये अब सिटी के ऊपर से जा रहा आप है तो बस हॉकिंग डाल दो, हाँ कुछ ऐसा वहाँ डाल पे दो, ट्रैफिक का हाँ डाल ट्रैफिक का दो, डाल दो, कुछ ऐसा correct। डाल दो। मतलब बेसिकली थोड़ा सा कोई भी सीन का आप साउंड डिजाइन कर रहे हो तो उस पे देखो कि वहाँ पे मेरे को, अगर मैं एक्चुअल में वहाँ पे होता तो कैसा कैसा आवाज आता आता है। है, बिल्कुल सही बात और है। साउंड डिजाइन से बेसिकली क्या फायदा होता है कि अब जैसे कई लोगों ने मुझे ये बोला है कि जो तेरा एडिट होता है, सॉन्ग इतना कैसे पिक करता है, ऐसा लगता है कि तेरे वीडियोस के लिए वो सॉन्ग सॉन्ग से बना याद होता आया, है। तुम क्या सबको एक हैक बताना चाहोगे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था साउंड के लिए, इंडियन वेडिंग्स के लिए, जो एक वेबसाइट मैंने तुमको एक सजेस्ट की वेबसाइट है, थी। हाँ, हाँ, कौन सी थी वो? म्यूजिक प्रो ऐसे कुछ करके था, वेडिंग वेड म्यूजिक, लाइब्रेरी वेड करके। लाइब्रेरी, वेड हाँ। लाइब्रेरी बाय अभिषेक कनानी एंड हिज ब्रदर। These two are fabulous people from Surat. They've started this niche of wedding music for wedding films. और उस बंदे ने इतना अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है। उसमें जितने भी आपको जो जो सीन चाहिए सिनेरियो के हिसाब से आराम से जाओ, खोलो, देखो कि अच्छा आपको मेहंदी के लिए चाहिए, हाँ मेहंदी इसमें ये खोल मैं लो, बता, हाँ। एक्चुअली ये इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि विशाल जब एडिट कर रहा था उस वेडिंग का वीडियो जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसने बोला कि यार इसका साउंड, मैंने कहा भाई देख विशाल साउंड अच्छा रखियो, क्योंकि साउंड ही गेम है पूरा, क्योंकि क्लाइंट को मैं पसंद आता हूँ मेरे सॉन्ग सिलेक्शन के लिए। तो हमने कहा ठीक है, तो विशाल ने कहा ठीक है। तो फिर विशाल का फोन है, भैया साउंड मिल तो रहा है लेकिन वेडिंग इंडियन से रिलेटेड वेडिंग लग रहा है कि नहीं समझ नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा डाइसी था। तो मैंने कहा भाई ये ले मेरा फ़ोन नंबर, ये ले OTP, और इससे तू एक वेबसाइट बता रहा हूँ wedlibrary.com करके, प्लीज़ इस पे जाना, इस पे आराम से एक रात निकाल, देख कितना इसमें म्यूज़िक की कितना बैंक की म्यूज़िक का। तो हम लोग 2 वेबसाइट यूज़ करते हैं जनरली। एक होता है वेडिंग ट्रेलर्स काटने के लिए, हम लोग जब काटने मतलब हम लोग एडिटर की भाषा में बात कर रहे हैं, वेडिंग काटना मतलब वेडिंग एडिट करना। तो जब हम लोग एडिट करते हैं तो उसमें हम लोग जनरली वेडिंग्स के लिए यही गाने यूज़ करते हैं जो वेड लाइब्रेरी पे होते हैं, और अगर ट्रांजिशंस के लिए चाहिए होते हैं तो एपिडेमिक साउंड करके एक ब्रांड है, उसका भी हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब 2 चीज़ें कि आपको कभी यूट्यूब पे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, तो ये सब मैटर करता है। आप बताइए आगे और वेड क्या? लाइब्रेरी यूट्यूब वीडियोस रहेंगे तो हाँ उस उसमें पे आएगा, स्ट्राइक आएगा। स्ट्राइक्स वगैरह वेड आएगा। लाइब्रेरी जस्ट अक्यूमुलेशन ऑफ द हाँ सॉन्ग। वो क्या होता है कि उसमें सॉन्ग्स के कलेक्शन है जो आप यूज कर यूज सकते कर हो। लें, वो यूट्यूब की लिंक ही हाँ होती है यूट्यूब के जनरली। लिंक ही होते हैं। हाँ करेक्ट। और क्या तुमने कह रहा वेडिंग्स तो में? हाँ उसमें हम लोग साउंड डिजाइन पे बात कर रहे थे ना। साउंड से क्या होता है ना कि अब जैसे आपका कोई भी सॉन्ग है
तो उसमें अगर आप जाओगे तो उसमें जो पिकअप लाइंस वगैरह हैं, हाँ, ये सब वेव आपके फॉर्म। हिसाब से नहीं रहेगा। हाँ, नहीं पिकअप, जैसे आप कौन सा लाइन से वेडिंग को स्टार्ट करना अच्छा, है, बीच में हाँ, आपने कट करेक्ट किया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन साउंड डिजाइन से आप राइजर ले जाके वहां पे हिट कराओगे, जहाँ पे आपको एक पॉइंट होता है जहाँ पे पंडित जी ने बोला आप कन्या को बुलाओ, समझ अगर मान गया। लो आपके पास ऐसा कोई आवाज है तो उस पे आप राइजर सॉइल को को पिक ऐसे लेके करोगे। वहां पे पिक कराओ ना कि पंडित जी की आवाज पे फोकस जाए, अब समझ गया। कन्या को बुलाओ बट उसके। उसके लिए हमारे पास साउंड इतना होना भी तो चाहिए उस दिन का। हाँ, अगर साउंड, मैंने ये एग्जांपल दिया कि अगर ऐसा समझ कुछ गया, है तो, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। कि मतलब किसी लाइन को अगर फोकस कराना है तो उसके लिए आपको साउंड डिजाइन करना बहुत जरूरी है। जितना आप साउंड के गेम में वो उतना करते अच्छा जाओगे रहेगा। उतना मतलब एंगेजिंग होने लगेगा। क्या होता है ना, कई बार लोगों को पता नहीं लग पाता कि ये साउंड डिजाइन की वजह से है, लेकिन लोग पूरा देखते रहते हैं क्योंकि उनको फील हाँ, आने दिख लगता है रहा ना कि है। मैं उसी वेडिंग में हूँ। करेक्ट। अब आप म्यूजिक पे एडिट करोगे तो कितना, 1-2 मिनट 4 मिनट लोग देख के उसके बाद बार बार दिखाओगे, बोर और मेरे होने को लगता है लगेंगे, विद टाइम आदमी बोर भी हो जाता है यार। बोर हो यार जाएंगे मैंने अपनी क्योंकि शादी के 3 एडिट्स कराए हैं। मतलब मैंने एक बार किया, दूसरी बार, तीसरी बार मैंने कहा प्लीज डू नॉट एडिट ऑन द म्यूजिक, एडिट ऑन माई रियल साउंड। हाँ, वो उसको मैं फील जब आना भी देखता हूँ चाहिए। आई फील हाँ, सो रिफ्रेश्ड। मतलब जनरली सबको एक आदत करनी चाहिए वेडिंग की, अपने वीडियो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार बैठ के अपनी बीवी के संग देख लो। घर में लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं। हाँ, मैं अभी इस टिप से कोई एग्री नहीं कर रहा, तो आप लोग जो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, आप बहुत लकी हैं। और जो ऑडियंस है वो आपस में मैं भी हिसाब बहुत लगा लकी हूँ, ले। मेरी शादी अच्छी हो चुकी है, आप ऐसा ना बोले। हाँ, मूविंग ऑन। तो उसमें साउंड डिजाइन में बेसिकली यही फंडा होता है ना कि आप उस पे जितना आप देखोगे उतना तो ही। आप फील करोगे उसको कि हाँ है। मतलब नॉर्मल जो ऑडियंस है जिनको फिल्म मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनको ये नहीं पता लगेगा कि ये हार्ड वर्क है हाँ, या आसान काम नहीं है, लेकिन उनको फील आएगा। मतलब समझ गया। डिफरेंस तो उनको दिख जाएगा एक साउंड के साथ मतलब और अगर बिना कोई साउंड मुक्का भी डिजाइन के मार साथ। रहा है तो आपको फील होना चाहिए, हाँ वो वो, साउंड होना चाहिए, swoosh इफेक्ट तो वो होना चाहिए, वूश इफेक्ट होना हाँ, चाहिए। अब जैसे अब कोई मुक्का मार रहा है तो मैं किसी नॉर्मल इंसान को दिखाऊंगा मुक्का मारते हुए, तो भी वो देखेगा तो बोलेगा हाँ ठीक है, उसमें साउंड डिजाइन रहेगा तो भी बोलेगा ठीक है। करेक्ट करेक्ट लेकिन एक करेक्ट। बड़ा सा सीक्वेंस दिखाएंगे ना तो साउंड डिजाइन वाले को ज्यादा इंजॉय करेगा रेदर देन जो खाली सिर्फ म्यूजिक पे है। अब मैं नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा, अडोब प्रीमियर प्रो वर्सेस फाइनल कट प्रो, विच वन डू यू प्रेफर? प्रीमियर प्यार है। और फाइनल कट फाइनल कट मैं मजबूरी? यूज नहीं करता, वो वही है कि इस फाइनल कट के लिए मैंने एप्पल खरीदा था, एप्पल का लैपटॉप लिया था फाइनल कट के लिए। लेकिन अब एप्पल यूज नहीं होता, अब फाइनल कट यूज नहीं होता। लेकिन जब मैं फाइनल कट का वो किया तो मतलब सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग यूजर उसको फ्रेंडली यूज बहुत करते है, हैं। यूआई उसका अच्छा हाँ, है। लेकिन प्रीमियर पे मेरा वो बना हुआ था ना इतना ज्यादा कि हाथ बैठा हुआ है तुम्हारा उस पे। फिर सॉफ्टवेयर पे वो नहीं हुआ। अडोब अडोबी है यार, मतलब अडोब का कुछ तो है कि आप हाँ, एक तो हर तरह से फोटोशॉप से इस पे अभी इंपोर्ट कर अडोब, दो, इससे इस पे इंपोर्ट कर दो, ब्रिज हाँ पे कर दो, सब पे कर दो इंपोर्ट। हाँ, लेकिन अभी डाविंची अगर उस फील्ड में ऐड करें तो डाविंची थोड़ा गेम में क्या कर रहा है कि लोगों को रोक ले रहा है। जैसे डाविंची इज अ न्यू ब्रदर इन टाउन, इस चीज में डाविंची नया मार्केट में आया प्लेयर। प्लेयर तो बहुत पहले से ही है, लेकिन एडिटिंग वाले जो लोग डाविंची मैंने शिफ्ट सुना हो है गए, वेडिंग्स जनरली, वेडिंग्स कह रहा हूँ सॉरी, मूवी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज एडिट होती कलर थी उस ग्रेडिंग पे। वगैरह डाविंची पे बहुत ज्यादा, मतलब शुरू से ही वो इंडस्ट्री लेवल का ही है अच्छा, कलर कलर ग्रेडिंग के ग्रेडिंग पे ही लिए। है। लेकिन एडिटिंग भी 3-4 सालों से उस पे लोग काफी ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कारण देखोगे। मैंने देखा तुम भी उस पे एडिट कर रहे थे, क्यों, ऐसा क्यों? अडोबी का क्रैश बूम। अच्छा। और अडोबी एक्सपेंसिव भी काफी हो जाता है ना, अडोबी पर मंथ पेमेंट लेता है, डाविंची आपने एक बार पे अडोब का किया, क्रैक नहीं आता अब, अडोबी का क्रैक अब नहीं आता। क्रैक का तो लोग जुगाड़ कर ही कर लेंगे, देते हैं। इंडिया है तो। हाँ खैर वो बात भी सही है, यहाँ समस्या से पहले उसका निदान आ जाता है। हाँ, तो आप एक ढूंढोगे। एक मैं एक फन कोई वे ना में कोई बोल दे रहा देगा, हूँ हाँ। कि क्या था कि गांव में नकल रोकने का वो था, तो उसमें कैमरा लग गया था। ये फन वे में बोल रहा हूँ मैं। तो क्लासरूम में कैमरा लग गया था, तो सब बोले इस बार नकल कैसे होगा। तो जो नकल कराने वाले बोले थे कि कोई बात नहीं, बोला तो बाहर से भी जा सकता है, ये अच्छा था। हम बाहर से बोलेंगे, तुम लोग करेक्ट। लिखना बस। नहीं नहीं, दैट्स गुड यार, अच्छा है अच्छा है। पॉइंट ये है कि लोग जुगाड़ लगा लेते हैं उसका, इंडिया में सब चीज़ का जुगाड़ है। रिकमेंड मैं नहीं करता, क्योंकि अगर आप अर्निंग करने लग रहे हैं तो फिर मुश्किल है। उसको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा मैं कि आप, अगर आप अर्न नहीं कर रहे हैं, सीख रहे हो, अडोबी को भी पता है कि लोग क्रैक वर्जन यूज करते हैं। अगर आप मान लो, बट क्रैक वर्जन में दिक्कत है ना, अपडेट्स नहीं मिलेंगे आपको, कुछ नए ट्रांजिशन नहीं नहीं, मिलेंगे। अडोबी का इसमें क्या फायदा है, आप क्रैक यूज कर रहे हो, ठीक है, आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो, क्रैक में आप क्लाइंट वर्क नहीं करोगे, मतलब बेसिकली अगर अच्छे लेवल पे, क्योंकि क्रैश होता है ना तो सारा गया। गया। और अच्छा, पेड वाले क्रैक में वर्सेस रिकवर ओरिजिनल में होता ये है। डिफरेंस है हाँ, कि सबसे आपका बड़ा डिफरेंस। ओके, अपडेट वगैरह तो फिर ठीक है ना, आप थोड़ा सा वेट करोगे तो अपडेट आ जाएगा, तो अपडेटेड वाला डाउनलोड कर लो। समझ गया। लेकिन क्रैश हुआ तो फ्री वाले में वो खत्म। गया, और उसमें रहता है एक चांस रहता है कि हाँ बचा हुआ है।
क्योंकि वहीं से स्टार्ट हो जाता है ओके। पेड वाला। तो क्लाइंट वर्क तो आप क्रैक पे करोगे नहीं। और अडोबी का इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप पर्सनल प्रोजेक्ट मतलब सीखे क्रैक वर्जन से ही हो, तो अगर आप पे करने के लायक हो जाओगे तो भी आप अडोबी यूज करोगे, हाँ, क्योंकि इसमें है ये क्योंकि ऐसा। आपका हाथ बैठा हुआ है, सब चीज़ आपका शॉर्टकट वगैरह सब फिक्स है, तो आप फिर आप तुरंत सॉफ्टवेयर तो चेंज करोगे नहीं। करेक्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट को भी पता है कि ज़्यादातर जो विंडो होती है क्रैक होती हैं, लेकिन हाँ, उनको पता है कि कि उसके बिना जाएगा कहाँ उसके आदमी। बिना करेगा क्या। तो यही बेसिक सा फंडा है। अच्छा, अब ये बताओ कि जो हम लोग के एडिटर बंधु सुन रहे हैं, जो बाहर हम लोग को यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उनके लिए तुम ऐसी 4 या 5 टिप्स दो जिससे उन लोग की वेडिंग की एडिट्स बहुत इजी हो जाएं। लाइक कि आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करें, अपने फोल्डर्स अच्छे से बनाएं ताकि कंफ्यूजन ना हो एडिट करने में। और दूसरा ये एडिटर का जो उन्होंने ओथ लिया कि कभी समय पर हम नहीं देंगे डेटा, उसका क्या जवाब निकाला है आपने? तो मेरे को ये लगता है कि कई लोग जो टाइम पे डिलीवर कर देते हैं, सबसे पहले उन्हें ये बंद करना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोग गाली सुनते हैं। नहीं, ये मजाक कर रहा था। हाँ, बट ऑन अ सीरियस नोट, ऑर्गेनाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप प्रीमियर यूज कर रहे कर हो, रहे हैं। देखेंगे तो अगर कुछ स्क्रीनशॉट होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, इस पे ऐड कर दीजिएगा। तो सारे फुटेज को टाइमलाइन पे रखो, जितने आपके अच्छे क्लिप हैं उसको अप कर दो, मतलब एक कट करके अप रखते जाओ, अप रखते जाओ। जैसे आपके सारे फुटेज इस टाइमलाइन पे है, करेक्ट। ये अच्छा लगा यहाँ का पार्ट, उसको ऊपर रखो, ऊपर रखो, ऊपर रखो, जो जो अच्छा लग रहा है। तो ओके। आपके पास जितने भी बेस्ट कलेक्शन है वो आपके पास हो ये जाएंगे। आप बोल रहे हो छोटी टीजर काटने के लिए, लाइक अ स्मॉल, नहीं नहीं, पूरे मैं रॉ पूरा फुटेज में लॉन्ग, से कर ठीक है देता था ठीक है। जब प्रीमियर यूज करता था। मेरा वर्क फ्लो ऐसा था जब मैं प्रीमियर यूज करता था। नहीं पड़ेगी। फुटेज तो आपको देखनी पड़ेगी, वो तो वो हैक कोई नहीं है उसका कि उसका कुछ कोई हैक चैट नहीं है। जीपीटी देख ले मेरी फुटेज, वो सब हाँ, नहीं वो है। तो अनलेस कि या फिर आपने शूट किया हो, आपको पता हो, तो आप समझ शूट गया। कर रहे हो तो एडिट इन सो माइंड मतलब रख लो। प्रेफरेंस नंबर 1 है कि अ गुड एडिटर शुड नो हाउ टू शूट ऑल्सो। करेक्ट। इफ पॉइंट नंबर 1। पॉसिबल। हाँ। बट इसके बाद एक और सॉल्यूशन है कि आप शूट कर रहे हो तो उसी टाइम आप माइंड में रख लो, अगर आप खुद ही शूट कर रहे हो तो, कि ओके मैं ये चीज़ शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे एंड होगा, फिर यहाँ से एडिट होगा, फिर यहाँ पे एंड होगा, यहाँ से एडिट होगा, यहाँ पे एंड होगा। तो जो एडिट का टाइम होगा उसमें आपको पहले ही पता होगा कि क्या चल रहा है। अच्छा, अंडरस्टूड। क्योंकि अगर आपने शूट नहीं किया या शूट के लोकेशन पे नहीं हो तो आपको आइडिया नहीं है। ओके, हाँ ठीक है, फिर बिल्कुल आपको जस्टिफाइड। फुटेज आप सारा देखोगे, फिर हिसाब लगाओगे कि ओके क्या मतलब इमोशन कैप्चर करने की कोशिश की गई है, और फिर आप वो डिलीवर करने का कोशिश करते हो। एंड हाउ डू यू गेट टू नो, सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी तो तू मेरे संग शूट पे गया तो तुझे पता था कि कौन क्या है। बट फॉर एग्जाम्पल जब तुम बाहर के क्लाइंट्स का शूट करते हो जो कि जिनको तुम इवेंट में गए नहीं हो, सारे तुमने देखी नहीं, उस लोकेशन पे गए नहीं हो, तो बस फुटेज आ गई है सिर्फ, तो हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट दी फैमिली, वट तुम जानते कैसे हो कि भाई इसको मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी, क्या वो फोटोग्राफर खुद बताता है तुम्हें? उसको पूरा देखना पड़ेगा। आप पूरा वेडिंग देखोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। ओके। पूरे फुटेज देखोगे तो फुटेज में ऑफकोर्स जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वही दिख होंगे, जाएगा। या फिर स्पीचेस कौन दे रहा है, या फिर ओह दैट्स अ हैक। ब्राइड के साथ में कौन आ रहा है, तो ब्राइड के साथ में फादर ही आएंगे। तो ये सब समझ चीज़ों गया। इन सब चीज़ों पे फोकस करना है कि आपको लास्ट में ड्रेस कौन कर रहा है, तो उनकी मॉम होंगी। ओह इतना, ओके अंडरस्टूड। हाँ, उसके साथ में जो फ्रेंड्स होंगी, कौन जो ज़्यादा है वो मेन मतलब उनकी फ्रेंड होंगी, या फिर सिस्टर्स होंगी, या फिर ब्रदर्स होंगी। तो फुटेज देख के पता लग जाएगा। उसके बाद आप जब एक बार डिलीवर करते हैं तो फिर क्लाइंट की तरफ से फीडबैक आ जाता है कि इनको ऐड करो, ये ड्रेस पहनी होंगी, या फिर उस टाइम आप पिक्चर्स वगैरह मंगा सकते हैं समझ गया। स्पेसिफिक अगर कुछ चाहिए तो। तो तूने प्री वेडिंग शूट की है कि नहीं कभी यहाँ पे? प्री वेडिंग्स का क्या सीन है कि मैं कई बार प्लानिंग करता हूँ, कई बार मेरे को फ़ोन भी आता है, लेकिन क्योंकि मैं बनारस में आया मुझे 1 से 1.5 साल हुआ, और बनारस में मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया है ना कि मेरे को आइडिया हो अच्छे अच्छे लोकेशंस ठीक का। है। आप बनारस के हैं तो आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट लोकेशन होगा, या फिर कौन सा बेस्ट प्लेस होगा? मतलब थोड़ा सा तो फायदा सी ऑडियंस का देखो, होना चाहिए बेसिकली ना। अगर हमको प्री वेडिंग फोटो और वीडियो दोनों करना होता है तो वी ब्रेक इट इनटू 2 days बिकॉज वीडियो टेक्स टाइम। हम्म। और हम अगर हर चीज़ 3 बार रिपीट कराते हैं वीडियो में बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंगल्स, तो इट टेक्स थ्राइस द टाइम। अगर सिर्फ वेडिंग फोटो है तो हम 1 दिन में करते हैं, और अगर वेडिंग फोटो और वीडियो दोनों है, प्री वेडिंग फोटो और वीडियो, तो हम 2 दिन में करते हैं। अब आती है लोकेशंस की बात। पहले तो बनारस में दुनिया जहान से लोग आते हैं घूमने के लिए, विच मीन्स बनारस इज स्टिल होल्डिंग इट्स गुड वैल्यू। सेकेंडली बनारस में अभी भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस हैं जिसको मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, लेकिन जो बेसिक बेसिक हैं, अगर कोई बाहर से फोटोग्राफर आ रहा है दिल्ली बॉम्बे
और कैलकाटा, अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद से भी बहुत लोग आ रहे हैं, अहमदाबाद से बहुत लोग आ रहे हैं प्री वेडिंग शूट करने। मतलब बनारस के लोग, हम लोग बाहर जाते हैं कपल लेके, और बाहर के कपल्स बनारस शूट करने आ रहे हैं। ठीक है। सो मैंने चीज़ का ट्रेंड देखा। तो मैंने लोकेशन क्या करता हूँ, हम लोग 2 दिन में प्री वेडिंग शूट ब्रेक डाउन कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकेशन नंबर 1 लेंगे, विच इज़ घाट, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock, क्योंकि सबसे सुबह आपको शांति मिलेगी, सबसे सुबह आपको सनराइज़ मिलेगा, और सनराइज़ के लिए आपको सनराइज़ के पहले पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल। जनरली मेरे संग कई बार ऐसा हुआ है कि टीम पूरी पहुंच चुकी है, बट कपल्स आर रीचिंग अराउंड आफ्टर सनराइज, जब हो चुका है 1 घंटे बाद आ रहे हैं। तो पहले तो प्लीज़ बी पंक्चुअल इन प्री वेडिंग। योर फोटोग्राफर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, उसकी बात सुन लो। सेकेंड, आपकी फर्स्ट लोकेशन हो गई गंगा घाट, दूसरी लोकेशन होती है गुलेरिया कोठी। घाट पे आपका कोई स्पेसिफिक? घाट पे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम बोट लेते हैं और बोट के ऑपोजिट पार चले जाते हैं, तो वहाँ पे पूरा सैंड वाला एरिया है, तो वहाँ पे थोड़ा बीच वाइब आ जाता है। ठीक है। तो वहाँ पहले हम शूट करते हैं अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज सबसे खाली टाइम वही मिलेगा, वरना आपको दिन भर कोई साधु नहाता दिखेगा, कोई घोड़ा घूम रहा है ऐसा, तो विच इज़ आई डोंट लाइक दोज थिंग्स। ठीक है। मेरे को शांति पसंद है, तो शांति वहाँ शूट करते हैं। फिर उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं गुलेरिया कोठी में। गुलेरिया कोठी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय वेरी डियर भैया ऑफ माइन, आदित्य भैया। उनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है घाट पे। तो उसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो अंदर से बहुत सुंदर बना हुआ है, इट इज़ लाइक पैलेशियल काइंड ऑफ बिल्डिंग कन्वर्टेड इनटू और होटल। वहाँ पे सभी शूट कर सकते हैं कि हाँ, स्पेसिफिक वहाँ बेसिकली दे चार्ज यू अ स्पेसिफिक अमाउंट XYZ, आप उसको चार्ज करते हैं और आपको 4 घंटे या 8 घंटे का स्लॉट मिलता है। ठीक है। तो हम उसको 8 घंटे के लिए बुक करते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि वन इज़ कि हमारा सारा लगेज एक तरफ चले जाता है, एक कमरे में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। सेकेंड इज़ ग्रीन रूम, हमको जो मिलता है वो प्रॉपर एक रूम मिलता है जिसमें AC चल रहा होता है, क्योंकि जनरली मेकअप आर्टिस्ट भी रहती है, ब्राइड का मेकअप करेगी तो वो ख़राब हो जाता है, पसीना आ रहा है, तो आराम से एक अंदर आपको एक प्राइवेट स्पेस मिलती है। दूसरा, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनीवन, मतलब आपको क्या, आप बाहर सड़क पे शूट करते हो तो 10 लोग आके आपके कैमरा का लेंस बड़ा है, लोग खड़े हो जाएंगे आसपास, हाँ, देखने तो लगे वो क्या चल रहा हरासमेंट है। थोड़ा सा होता तो है ही, भले कोई कुछ कहे ना, तो कपल भी अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो उसके लिए हमने रियलाइज़ किया कि भाई इट इज़ बेस्ट टू बुक अ प्रॉपर्टी, और बेस्ट फॉर गुलेरिया कोठी, बिकॉज हमको उसमें कई पिक्चर्स तो ऐसे ही मिल जाती हैं अंदर प्रॉपर्टी के अंदर ही, और फिर वहीं पे हम सामान रख के वी कैन गो टू गलीज ऑल्सो। लेकिन ये सब कुछ उस टाइम स्लॉट के अंडर करना होता है। अंदर में होना चाहिए। 8 घंटे के लिए आपने बुक 8 किया घंटे है? की बुक किया, आपको 8 घंटे के लिए एक रूम मिलता है, आपको पूरी प्रॉपर्टी रहती है, स्पेसिफिक एरियाज रहते शूट करने के लिए, तो वो एक रहता है। ये तो डे 1 हो गया। अब साथ में हम लोग जाते हैं नमो घाट पे भी। तो नमो घाट हम लोग या तो अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं अगर पॉसिबिलिटी होती है, और अगर नहीं होती है तो फिर हम सनसेट पे करते हैं, लेकिन सनसेट पे दिक्कत के नमो घाट में भीड़ बहुत हो जाती है, तो प्रेफर इन द अर्ली मॉर्निंग। सो 3 लोकेशंस, नमो घाट, 80 घाट के सामने वाला एरिया जो पूरा एक बालू वाला एरिया खाली है, सैंड वाला एरिया, और गुलेरिया कोठी। तो ये 3 तो हो गई, एक दिन आपका निकल जाता है इसमें आराम से। फुल डे आप सुबह जाते हो, शाम तक वहाँ से सनसेट शूट करते हो, आप ना आ जाते हो। सेकेंड डे है, आई इधर टेक कपल्स टू, मतलब जैसे अगर हमने बात करी तो हम वी कैन गो टू सारनाथ, बट अगेन सारनाथ में क्या है, देर आर डिफरेंट लोकेशंस जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा, आपको फोटोज़ मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे मेरे। बट उससे फ़ायदा ये होता है कि सारनाथ में इट्स अ फ्री लोकेशन। पहली बात तो आप क्लाइंट आपको ऑलरेडी एक दिन पहले पैसे खर्च कर चुका है टू बुक अ लोकेशन, आपने गुलेरिया कोठी बुक करा दिया उससे, तो नेक्स्ट डे आप यू ट्राई टू कीप इट लाइट, बिकॉज आपका डे 1 सबसे महंगा दिन होता है और सबसे एक्सपेंसिव दिन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें प्लान करके करनी है। ठीक है। डे 2 में क्या होता है, डे 2 में हम जाते हैं सोनभद्र के पास, एक अच्छा सा बहुत पॉन्ड है, एरिया है, वो मेरे एक कलीग ने ही डिस्कवर किया था, मैंने नहीं किया था, तो कूडोज टू हिम। तो उसने मुझे दिखाया एंड आई लव द प्लेस। तो मैंने करीब उसके बाद से 5-6 प्री वेडिंग शूट्स किए हैं वहाँ पे। तो बेसिकली बहुत बड़ा एरिया है, पहाड़ है चारों तरफ, बीच में एक लेक है और लेक में सिर्फ एक बोट है। ओके। तो वो उसका व्यू इज़ डैम गुड। यहाँ बनारस आई थिंक 1.5 घंटा दूर है। और उसके बाद एक जगह और है चुनार में, देयर इज अ रो हाउस कॉल्ड रुद्रा, वहाँ पे मेरे फ्रेंड का एक प्रॉपर्टी है, उसने काफ़ी क्यूट सा बना रखा है, लवी डवी सा घर सा, मतलब कि आप प्री वेडिंग शूट करना चाहो तो कर सकते हो। सो वो भी बहुत अच्छा है। आई गो टू दैट प्लेस ऑल्सो। सो दीज आर 2 days में आपका आराम से पूरा दिन निकल जाता है। और फिर आप कुछ, अगर बहुत कपल वो है, चैलेंजिंग कपल है, मतलब बहुत अच्छा है कि इंटीमेट दिखा सकता है, इंटीमेसी दिखा सकता है, तो फिर हम गली के अंदर भी ले जाते हैं उनको। ओके। और केसरिया के बाद तो गली के अंदर जाने का लोगों को बहुत शौक चढ़ गया। केसरिया सॉन्ग जब से आया तो फूल फेंकना, येलो कलर, कुर्ता पजामा, ये सब बहुत इन हो गया। तो 2 days बनारस प्री वेडिंग इज एटलीस्ट 5 to 6 लोकेशंस एंड यूर डन। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा कपड़े चेंज नहीं कराने चाहिए, क्योंकि फिर आपकी पूरी मूवी का फ्लो खराब हो जाता है। खराब होगा। हाँ। आपने अभी इस गाने में एंट्री में ये पहना था, निकलते निकलते ये हो गया,
तो यू हैव एज अ फोटोग्राफर यू हैव टू डू योर रिसर्च कि कम से कम आप अपने कपल से पहले बात कर रहे हो, कपल को ड्रेस के लिए सजेस्ट कर रहे हो, खरीदना उनको है, पहनना उनको ही है, आप बस ये बोल दो कि वेयर समथिंग कंफर्टेबल, बट दीज आर माई प्रेफरेंसेज। अब वो उन पर डिपेंड करता है कि वो पहनते कि नहीं पहनते, बट ट्राई टू पिच देम। और सेकेंड इज प्लीज हैव अ मेकअप आर्टिस्ट, प्लीज डू हैव अ मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज हेयर और मेकअप मेक्स डिफरेंस ऑफ वर्ल्ड। मतलब मेकअप आर्टिस्ट फोटोग्राफर्स की तरफ से होना चाहिए या क्लाइंट्स की तरफ यार से? वो ना डिपेंड करता है आपके बजटिंग पे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक पैकेज उठाया तो उसमें मैंने उसमें मेकअप इंक्लूड कर दिया, सो वो ठीक है, बट मेकअप इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग जस्ट लाइक फोटोग्राफी। तो आप क्लाइंट से इंटरेक्शन करा दो उसका, एंड देन दे कैन टेक इट अहेड, बिकॉज मतलब गर्ल्स की डिमांड कुछ अलग होती है और हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता, तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली उनकी बात करा दो ठीक है। और वो उन्हीं पे रहे, मतलब दे हैव टू पे टू देम। आप अपना सिर्फ शूटिंग का चार्ज और एडिटिंग का चार्ज लो, उसके अलावा कुछ मत लो, क्योंकि एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा आपके क्वेश्चन में, एज ए प्रोडक्शन कंपनी आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बनारस के घाट पे 2-2 हज़ार में भी शूट हो रहे हैं, हाँ और हाँ एक अरे तरफ बहुत मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सो आई विल नॉट डिन द कपल, बट वन ऑफ माई वेरी गुड क्लाइंट, उनका बजट था कुछ, बट दे प्रेफर्ड फोटो मोर, उनको वीडियो भी शूट कराना था। तो मैंने कहा, मेरे को भी चाहने लगा कि मैंने नया नया फ़ोन लिया था, मेरे को लगा कोई बात नहीं, लेट्स शूट फ्रॉम फ़ोन। तो मैंने आई थिंक एक दो तीन महीने हो गए, सो मैंने उनका प्री वेडिंग फ़ोटो तो किया कैमरे से, और वीडियो मैंने आईफोन से किया है, एंड इट हैज़ गॉट अराउंड आई थिंक 12,000 व्यूज़। तो मुझे लगा यार आज के समय में स्मार्टफोन्स हैव बिकम इक्वली बेटर, मतलब गुड और एट पार विद द कैमराज। तो आप चाहो तो कम बजट में भी काम कर सकते हो। नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं था। मेरा पॉइंट ये था कि लोग कैमरा ले रहे हैं कम बजट में, उसे शूट कर रहे हैं और सेम चीज़ ऑफर कर रहे हो, जैसे आपका एक स्टेब्लिश यार वो तो ये वाला आम है कि लंगड़ा आम हाँ, और वही। उसमें अल्फांजो में क्या डिफरेंस तो है? उसमें आप एक प्रोडक्शन कंपनी के हिसाब से लोगों को क्या सजेस्ट करोगे? भाई मेरा तो मानना ये है कि प्लीज़ अपने रेट कम मत करो। ना फोटोग्राफर्स को नहीं, क्लाइंट्स को क्या सजेशन रहेगा? हाँ बिल्कुल है, क्लाइंट, हाँ बिल्कुल गुड क्वेश्चन। क्लाइंट पूछते हैं यार XYZ तो 25,000 में कर रहा है, हाँ। आप 75 में क्यों कर रहे हो, या आप 90 में क्यों कर रहे हो, आप 1,20,000 क्यों ले रहे हो भाई, क्या अलग दे रहे हो ऐसा आप? तो पहले तो दो चीज़ें हैं, एक हम ये मानते हैं कि कुछ ब्रांड वैल्यू होती है जो कि हमने बहुत घिस के कमाई है, मतलब कि हो गया टाइम हो गया, बट ठीक है, दैट इज़ फाइन। बट सेकेंड इज जो वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरा एक्सपोजर टू वर्ल्ड वर्सेस द अदर फोटोग्राफर्स एक्सपोजर टू वर्ल्ड इज डिफरेंट। वो हो सकता है कुछ और थॉट से जा रहा हो, वो एग्जैक्टली वो ना उतार पाए। हो सकता है मेरे संग भी ये चीज़ हो, लेकिन मेरे संग चांसेस बहुत कम होंगे इस चीज़ की, क्योंकि आए समहाउ ये पक्के हुए हैं उस हो गए, क्योंकि टाइम हो गया, समझ चुके हैं कि क्लाइंट को चाहिए क्या। क्लाइंट से पहली बार में समझ में आता है कि उसका टेस्ट क्या है। अगर बहुत मॉडर्न होगा तो यहाँ कराता ही नहीं प्री वेडिंग, वो कराता है बाहर, क्योंकि यहाँ पे परिवार वाले भी रहते हैं, मामा खड़े रहेंगे सर पे, बुआ खड़ी रहेगी सर पे, बीवी खड़ी रहे, मतलब भाई बहन खड़े रहेंगे सर पे, तो इससे बेटर है कि बाहर करा लो। तो ये भी ऑप्शन मैंने देखे। बट अच्छा, दूसरा गेम ये भी है कि प्री वेडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सॉन्ग। अगर आप सॉन्ग पहले डिटरमाइन कर लो कि सॉन्ग पहले आपने चूज कर लिया शूट से पहले, इसी सॉन्ग पे मेरे को ओ कराना इट इज है। सो मच ईजियर। अगर आपने ये बाद में किया तो आप ढूंढते रह जाओगे कि इस ट्रैक से मैं क्या मिलाऊं, इस लिरिक्स से मैं क्या मिलाऊं। तो भाई ये सब चीज़ हैं, सॉन्ग सिलेक्शन शुड बी रियली गुड एंड बिफोर द प्री वेडिंग शूट, गुड लोकेशंस, एंड प्लीज़ वो 2 दिन फोटोग्राफर्स की बात मान लो। आप अच्छे हो, आप सब जानते हो, मैं मानता हूँ, बट कुछ चीज़ें जो हम लोग को एक्सपीरियंस सीखी हैं हम लोगों ने, तो ठीक है कर लो। एक चैलेंजिंग फेस है इसमें, वेदर कितना हाँ वेदर इज अ बिग रोल बिग प्ले फैक्टर भाई। करता है? जैसे मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ, एक जैसे अब मेरा, मैं गुलेरा कोट इसलिए भी करता हूँ क्योंकि दिन में वी गेट टाइम टू रिलैक्स और धूप नहीं होती, तो हम अंदर अंदर जहाँ जहाँ शेड स्पेस है वहाँ शूट कर लेते हैं। यही अगर हम बाहर रहते हैं और कोई स्पेस बुक नहीं करते हैं तो लड़की आधी तो टैन हो जाएगी शूट में ही। ठीक, नहीं एज ए क्लाइंट मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने पे किया हाँ आपको, करेक्ट, वेदर खराब हो गया, बारिश वगैरह आ गई, तो इतना तो हम लोग भी काइंड होना पड़ता है हमको कि यार कोई बात नहीं, धूप और किसी के हाथ में नहीं है। अब वो डिपेंड ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैंने शुरू में ही बोल दिया है, बेसिकली कोटेशन में हम लिख देते हैं कि 20% इज द बुकिंग अमाउंट, 80% इज सब्जेक्टिव। मतलब आप ऑफकोर्स ही बात है, मैं भी वो नहीं हूँ कि अब मैंने अपना दिन आपका नहीं दिया टाइम, अगर नहीं दे पाया आपको तो आपसे पैसे नहीं लूँगा फिर। उसके पैसे नहीं लगेंगे अगर बारिश हो गया तो उसमें हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट अगर आपसे प्री वेडिंग करा है तो उसको आप पसंद हो तभी करा रहा है। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि बारिश आज हुई और कल नहीं हुई, तो वो अगर आपको चाहता है तो वो 2 दिन रुकेगा आपके लिए। ओके। तो यू हैव टू हैव दैट कमांड विद द क्लाइंट, यार अभी बारिश हो गई है, कोई बात नहीं, कल मेरा कोई शूट ऑलरेडी लाइंड अप है, आप 2 दिन बाद कर लो।
अब अगर वर्स्ट टू वर्स्ट केस है देन ऑफ कोर्स यू कांट हेल्प इट, यू हैव टू गिव इट टू सम अदर पर्सन। लेकिन अगर आप कोशिश करो और क्लाइंट अगर अच्छा है, अच्छा पैकेज में आपने बुक किया है और अच्छा आपके संग उसकी रेपो बनी हुई है, तो कहीं नहीं जाएगा वो। तो आपको 2-3 दिन टाइम देना पड़ेगा उसको। और बहुत अच्छा लगा हम लोग मिले, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग की बातें हुई। आई होप आप लोग कुछ समझें, आप लोग कुछ हमें अप्रिशिएट करें, या आप हमें कुछ कमेंट करना चाहें, कुछ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए सजेशन देना चाहें, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में डाल दें। और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज उससे हमें फ़र्क पड़ता है, आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है। सो दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय विशाल, वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत मज़ा आया, बहुत मेहनत लगी। आज हम लोगों ने अराउंड, खैर बोला है 8 आवर्स हम लोगों ने लगाए इस लाइटिंग सेटअप वेटअप करने में, बट वॉज वर्थ इट।